स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत मैंसन को जिसका नाम होता है यह इम्पेरियल मेसोलम। दूसरे शब्द में कहें तो ये एक समाधि होता है जहाँ पर डेमन एम्परर का बॉडी को रखा हुआ होता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर का सिस्टम को जो कि बोलता है आपका लास्ट डिसाइपल भी रीच कर चुका है सेंट रियल में, सो आपका सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सिस्टम डेमन एम्पर को फिर से जिंदा कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं 300 साल बाद फिर से जिंदा हो पाया हूँ। फिर वो अपने सिस्टम को गाली देते हुए बोलता है कि ये स्टूपिड सिस्टम मुझे तो अपने टॉय की तरह खेल रहा है। फिर डेमन एम्परर शांत होते हुए बोलता है 300 साल पहले मेरे पास बहुत सारे डिसाइपल थे, फीमेल डिसाइपल, जो कि मुझे मास्टर बास्टर बोल के रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन इस घटिया सिस्टम ने मुझे बोला था अगर आपके पास 108 डिसाइपल्स होंगे तो आप अपने भाग्यों को बदल सकते हैं और अपने डिसाइपल को आप बहुत अच्छे तरीके से टीच भी कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये सब मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डिसाइपल्स हो गए थे, लेकिन मैं फिर से मर के जिंदा हुआ हूँ अपने फेथ को बदलने के लिए। फिर तभी सिस्टम बोलता है कि आपके सारे डिसाइपल सेंट रियाल में रीच कर चुके हैं और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, सो आपको 3 मिनट के बाद आप अपने फेथ को चेंज कर सकते हैं या फिर बदल भी सकते हैं इसको। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है आखिरकार वो दिन आ गया। फिर वो आसपास देखते हुए बोलता है क्या मैं अभी भी कॉफिन में हूँ। फिर यह बोल के वो अपने सिस्टम से पूछता है तो फिर बता मुझे कि वो कौन गधा है जो कि संत रियाल में पहुंचने के लिए उसको इतना समय लग गया, 300 साल। फिर सिस्टम बोलता है मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। फिर यह बात देख के डेमन एम्परर भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि यह सिस्टम मेरे सारे डिसाइपल के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर डेमन एम्परर बोलता है ओके ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि सेकेंड लास्ट डिसाइपल कब रीच की थी सेंट रियाल में। यह बात सुनकर सिस्टम बोलता है कि 230 साल पहले आपकी डिसाइपल्स ने रीच की थी सेंट रियल को। फिर यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है अगर मेरी लास्ट डिसाइपल सेंट रियल में जल्दी ही रीच हो जाती तो मैं 230 साल ऐसे कॉफिन में नहीं सोता। फिर तभी सिस्टम बोलता है आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। फिर हम देखते हैं मेंशन के बाहर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है एल्डरली चलिए इस तरफ। फिर वो एल्डरली को देखते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि आप लास्ट स्टेज ऑफ हाफ सेंट में पहुंच चुके होंगे, अब तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता अंदर जाने से। फिर और एक आदमी बोलता है चलो चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। ओ माय गॉड, देखो वहाँ पर बीच में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल वुड रखा हुआ है, लगता है कि ये बहुत मूल्यवान ट्रेजर होगा उसके अंदर। फिर और एक बंदा उस बक्से को देखते हुए बोलता है कि ये तो एक बेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, सो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई हाई क्वालिटी ट्रेजर होंगे या फिर मैजिकल वेपन भी हो सकते हैं। फिर हम और एक बंदे को देखते हैं जो कि उस बक्से के बहुत पास आ चुका होता है और वो बक्से को देखते हुए बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ के जितने भी सारे स्पिरिचुअल एनर्जी हैं इस बॉक्स में के अंदर समा रहा है, लगता है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ है। फिर यह बात सुनकर एल्डरली बोलते हैं तुम पीछे हटो मैं इसको खोलता हूँ। यह बोल के वो अपने एनर्जी से उस बॉक्स को ओपन कर देते हैं। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि वहाँ पर लेटा हुआ होता है। यह चीज़ देख के वो बंदा बोलता है ये क्या है, यहाँ पर एक बंदा कैसे है, जो कि उस कॉफिन के बहुत पास होता है। वो देख के बोलता है लगता है कि ये मर चुका है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो अब भी जिंदा है। फिर यह बात सुनकर वो पीछे वाला बंदा आगे आते हुए बोलता है कि ये बंदा तो मर चुका है और मैंने सुना था कि ये सुप्रीम डेमन एम्परर है जो कि बहुत साल पहले ही मर चुका है। फिर एल्डरली डेमन एम्पायर को देखते हुए बोलता है कि इसकी बॉडी पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर से फुल है, मुझे लगता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर को बनाए रखने के लिए इसके मुंह में कोई ट्रेजर है। यह बोल के वो उसका मुंह के अंदर जो ट्रेजर है उसको लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। फिर तभी डेमन एम्पायर अपना आँख खोल लेता है। यह देखकर वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि उस कॉफिन से बाहर आ गया होता है। उसको देख के एक बंदा बोलता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उस बंदे की बात सुनकर डेमन एम्परर हंसते हुए बोलता है
कि यह बिल्डिंग मेरे लिए बनाया गया है, सो तुम मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। डेमन एम्परर की इस तरह की बातें सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है, क्या ये पॉसिबल है कि 300 साल पहले जो डेमन एम्परर मर गया था अब वो फिर से पुनर्जीवित हो चुका है एक यंग मैन के रूप में। फिर तभी एल्डरली बोलते हैं, ये बंदा झूठ बोल रहा है क्योंकि तुम अपने आप से भी ये सेंस कर सकते हो कि ये की गैदरिंग रियल में है और डेमन एम्परर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, ये वो हो ही नहीं सकता। एल्डरली की इस तरह की बातें सुनकर वो बंदा भी डेमन एम्परर को अपनी पावर से चेक करने लगता है। फिर वो देखता है कि वाकई ये बंदा की गैदरिंग रियल में है। इन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर डेमन एम्परर हंसने लगता है। ये देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर जो ट्रेजर था वो कहाँ गया? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उस बंदे की यह बात सुनकर डेमन एम्परर हंसने लगता है और वो बोलता है, क्या सही नहीं होगा? तो बताओ मुझे क्या सही नहीं होगा अगर मैं तुम्हें नहीं बताता हूँ तो। फिर यह बात सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डेमन एम्परर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि डेमन एम्परर अपने सिर्फ 2 उंगली से उस बंदे के स्वाड को रोक लेते हैं। फिर यह चीज देख के एल्डरली और उसके साथ आए हुए जितने सारे लोग होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि इस बंदे ने सिर्फ की गैदरिंग के रियल में है और इसने इतने ताकतवर इंसान का स्वाड को सिर्फ अपने 2 उंगली में ही रोक लिया, ये संभव भी नहीं है। यह चीज देख के वो बंदा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो पीछे हट जाता है। लेकिन डेमन एम्परर के हाथ में अभी भी उसका तलवार होता है और वो बोलता है, क्या ये तुम्हें चाहिए? फिर वो बोलता है कि अब बहुत लेट हो चुकी है। फिर यह बोल के वो उसके तलवार को पूरी तरह से तोड़ देता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि बहुत स्पीड में आकर उस बंदे को उसके गले से पकड़ के ऊपर उठा लेता है। फिर वो बंदा मन में सोचते हुए बोलता है, क्या मैं आज इस ट्रास के हाथों यहाँ पर मारा जाऊंगा? क्योंकि ये तो सिर्फ एक की गैदरिंग रियल में है और मैं डिफाइन काउंट रियल में हूँ। क्या ये वाकई मुझे यहाँ पर मार डालेगा? फिर वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है, क्या वहां पर खड़े क्यों हो? जल्दी आओ और इस पर अटैक करो एक साथ और मुझे बचा लो, नहीं तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। फिर यह बात सुन के उसका पीछे वाला बंदा उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी डेमन एम्परर अपने पावर से उसको पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और इसके कारण उसका एक छोटा सा राख भी नहीं बचता। यह चीज देख के एल्डर ली और उसके साथ जितने सारे लोग खड़े हुए होते हैं वो सारे डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि पीछे से उस बंदे को बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन उसकी इस तरह की मौत देख के वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है, ये बंदा तो लास्ट स्टेज ऑफ डिफाइन काउंट रियल में था और इस बंदे ने इतनी आसानी से सिर्फ 1 मूव में ही इसको मार दिया। अगर मैं इस पर अटैक करता हूँ तो ये मुझे ऐसे ही मार डालेगा। फिर यह सोच के वो वहां से भागने लगता है। फिर तभी डेमन एम्परर उसको देखते हुए बोलता है, तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच पाओगे? यह बोल के वो अपना फुल स्पीड का यूज करते हुए उसका धड़ को उसके सिर से अलग कर देता है। फिर ये चीज देख के एल्डर ली के पास खड़ा हुआ एक बंदा बोलता है कि यह बंदा तो लास्ट स्टेज ऑफ डिफाइन काउंट रियल में था और इस बंदे ने इसको इतनी इजीली मार डाला। मुझे नहीं लगता कि ये की गैदरिंग रियल में है, ये वाकई बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा कम दिखा रहा है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि ऑसम लुक देते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। डेमन एम्परर की इस तरह की बातें सुनकर वो बंदा घबरा जाता है और वो बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए एल्डरली? जैसे ही वो पीछे घूम कर देखता है कि एल्डरली वहां पर खड़े नहीं होते और वो वहां से भाग रहे होते हैं और एल्डरली बोलते हैं, वहां पर खड़े क्यों हो? भागो वहां से, क्योंकि अब हम इससे लड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हम ट्रेजर की वजह से यहाँ पर लड़ते हैं तो हम बिना वजह यहाँ पर मारे जाएंगे। और एक बात, एक ट्रेजर से भी मूल्यवान है मेरा लाइफ और मैं यहाँ पर उस लाइफ को गंवाना नहीं चाहता। यह बोल के वहां से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि वहां पर खड़े खड़े एक एरे एक्टिवेट कर दिया होता है। इसके कारण एल्डर ली को जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं एल्डर ली को जो कि इतनी जोरदार बिजली का झटका खाने के बाद नीचे गिरते हुए बोलते हैं, ये तो एक एरे फॉर्मेशन है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं यहाँ पर आया था यहाँ पर तो कोई भी एरे नहीं था। क्या ये बंदा वाकई इतना ताकतवर है कि वहाँ पर खड़े खड़े एक एरे फॉर्मेशन बना दिया? क्या ये बंदा सेंट रियल से भी ज्यादा पावरफुल है?
ये सारी बातें सोच के वो वहाँ पर डर रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि उसकी तरफ आ रहा होता है। ये चीज़ देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप रियल में डेमन एम्परर हैं। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि बोलते हैं, ओह तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम यहाँ से जिंदा बच के निकल सकते हो। यह बात सुनकर एल्डर ली के साथ जो दो बंदे आए हुए होते हैं वो दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए मेरे भगवान, मुझे इस बुढ़िया बुढ़े के द्वारा रखा गया था, इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अत्याचारी हूँ। फिर उसका पास वाला साथी भी बोलता है, जी जी, मैं तो सिर्फ इस आदमी का आदेश का पालन कर रहा था, मेरा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूँ, ये सिर्फ इस बुढ़े की गलती है, मेरी नहीं, प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दीजिए। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर उन दोनों को अपने पावर से उन दोनों को राख में बदल देता है और उन दोनों को पार करते हुए एल्डरली की तरफ आने लगता है। एल्डरली उन दोनों की इतनी दर्दनाक मौत देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं, ये कोई ईमान नहीं कर सकता, ये जरूर ये घोस्ट है, एक घोस्ट है, ये बोल के वो चिल्लाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर एल्डरली के सामने आके खड़े हो जाते हैं। एल्डरली यह चीज़ देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो डेमन एम्परर के आगे सड़पटकते हुए बोलते हैं, प्लीज़ मेरी जान बख्श दीजिए माय लॉर्ड, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा और मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, प्लीज़ मुझे बस मत मारिए। फिर डेमन एम्परर अपना क्रिप्पी सा लुक देते हुए बोलता है, तो फिर तुम्हें बताओ कि ये बिल्डिंग किसने बनाया है और वो कहाँ है। फिर एल्डरली घबराते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड, मुझे नहीं पता कि यह बिल्डिंग किसने बनाया है और वो कहाँ है। फिर डेमन एम्परर बोलता है, अब तुम मेरे कोई काम के नहीं हो, अब तुम मरोगे। फिर हम देखते हैं एल्डर ली को, जो कि यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो रोते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि यह किसने बनाया है, लेकिन यूफन सिटी में एक ब्रोकेड डार्क डिवीजन है, उनको जरूरी पता होगा कि इसको किसने बनाया है। डेमन एम्परर ब्रोकेड डार्क डिवीजन का नाम सुनते ही थोड़ा चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं, तुम मुझे इसके बारे में पूरा डिटेल से बताओ। फिर एल्डर ली बोलते हैं कि ब्रोकेन डार्क डिवीजन एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि किसी मिस्टीरियस पर्सन ने इसको फाउंड किया था लगभग 200 साल पहले। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना है तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना होगा उस चीज को जानने के लिए। और एक बात, यह ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसका इन्फ्लुएंस ज्ञानवान रीजन तक है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि सोचते हुए बोलता है, बोकेर डार्क डिवीजन, इसको मेरे 8वें डिसाइपल के लापरवाही का चरित्र को देखते हुए उसके लिए खुफिया संगठन का इतना विस्तार करना वाकई बहुत ही ज़्यादा कठिन हुआ होगा। फिर हम देखते हैं एल्डर ली को, जो कि डेमन एम्परर के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि वे जानते हैं कि आपको क्या जानना है, अगर मुझे आप जिंदा छोड़ देते हैं तो मैं आपको वहां पर ले जाने का रास्ता दिखा दूंगा। एल्डरली इतनी ही बात कही हुई होती है कि उनके ऊपर एक थंडर गिरता है, इसके कारण वो धूल में मिल जाते हैं। फिर तभी एमर एम्परर बोलता है कि अगली लाइफ में तुम इसी तरह बार्गेनिंग करना, इस लाइफ में नहीं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर का सिस्टम को, जो कि डेमन एम्परर को बोलते हैं, आज के बाद आप जितने भी आपके मिसिंग डिसाइपल हैं, आप जब भी उनको ढूंढ लेंगे, एक एक डिसाइपल के लिए आपको एक एक रिवॉर्ड मिलेगा। फिर यह चीज सुनकर डेमन एम्परर जोर जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है, फाइनली अब टाइम है मेरे बहुत सारे रिवार्ड को रिप करने का। फिर यह बोलने के बाद डेमन एम्परर उस मैंशन से बाहर निकलते हुए बोलता है कि मेरे डिसाइपल तुम इंतजार करो, तुम्हारा मास्टर जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंच रहा है। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं एक मैंशन को, जिसके अंदर से एक लड़की बोलती है, ब्रोकन डार्क डिवीजन में एक आदमी भेजो जो कि लाई हुसैन को यह सूचित करे कि घर में बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है, सो वो जल्द से जल्द मुझसे आके वो मिले, और उसके अलावा टीम 1 को तैयार करो, हमें बहुत कुछ करना है। फिर हम वो लड़की को देखते हैं जो कि बोलती है, इस बार मैं पूरी दुनिया को ये बता दूंगी कि कोई भी मेरे मास्टर के ग्रेवयार्ड पर हमला करने की हिम्मत करता है तो वो कोई भी हो, मुझसे उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और कहाँ से आया है,
उसके लिए मैं अपने ताकत से उसे दंडित करूंगी। चलो इस लड़की के बारे में जानते हैं जिसका नाम यूजी फू है और ये डेमन एम्परर की 36 डिसाइपल है और ये सबसे बेस्ट एरे मास्टर है यांग यान रीजन की। फिर हम देखते हैं यूजी फू के सामने जो लोग खड़े हुए होते हैं वो बोलते हैं यस मिस, हम समझ गए हमें क्या करना है। फिर यूजी फू बोलती है ओके ठीक है, तो तुम जाओ और मेरे काम को करो जो मैंने तुम्हें अभी कहा है। फिर वो मन में सोचते हुए बोलती है मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं जरूर ही एशियन सीक्रेट एरे को ढूंढ लूंगी और आपको उससे पुनर्जीवित कर दूंगी। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं यू फैन सिटी को, जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बेच रहे होते हैं जैसे कि खरबूजे के बीज, मूंगफली के दाने और गरम गरम नूडल्स। और उसके साथ ही कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है 20 कॉपर कॉइन में एक कंडोम ले सकते हैं, अगर आप इसको खरीदते हैं तो आप और आपका छोटा बाबू दोनों ही सेफ रहेगा। मुझे ये देख के अच्छा लगा कि मांगा में भी लोगों को जागरूकता किया जा रहा है प्रोटेक्शन के बारे में। चलो हम फिर से स्टोरी में आते हैं। फिर और एक बंदा बोलता है और इधर आइए और अपने पिछले जीवन और अपने भाग्य के बारे में जानिए। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि यू फैन सिटी को देखते हुए बोलता है वाओ यह सिटी तो पहले से भी ज्यादा चहल पहल से भरा हुआ है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर के पेट से आवाज आने लगता है। फिर डेमन एम्परर मन में सोचते हुए बोलता है मैं तो सदियों से कुछ भी नहीं खाया, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, जैसे लग रहा है कि मेरे पेट में बादल गरज रहे हैं। फिर डेमन एम्परर यू फैन सिटी गेट से अंदर जाते हुए बोलता है मैं पहले अपना पेट पूजा करूंगा फिर अपना दूसरा काम निपटाऊंगा। फिर यह बोलते ही वो अंदर चला जाता है यू फैन सिटी में। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि एक शॉपकीपर को पैसे देते हुए बोलता है इस सिटी का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट कहाँ पर है। फिर वो शॉपकीपर भी मुस्कुराते हुए बोलता है यह तो बहुत आसान सवाल है, यहाँ का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट हाओ सेन लियाओ है और उसको मिस चीफ के द्वारा ओपन किया गया है। सो इस वजह से ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा फेमस है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि शॉपकीपर की बातें सुनकर बोलता है तो बताओ कि हाई सेन लाओ कहाँ पर है। फिर शॉपकीपर उंगली दिखाते हुए बोलता है उधर देखिए यंग मैन, यहाँ पर एक बड़ा सा लाइन लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबा सा लाइन लगा हुआ होता है और उनमें से कोई बोलता है कि आप सब शांत हो जाइए और सब लाइन में खड़े होइए, आप सभी को मौका मिलेगा अंदर जाने के लिए और आराम से बैठ के खाने के लिए। फिर यह देखकर डेमन एम्परर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ये वाकई ही हाओ सेन लाओ है, मुझे तो ऐसे देख के लग रहा है कि ये मैकडॉनल्ड शॉप है, क्या मैं वापस पृथ्वी में वापस आ चुका हूँ। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ शॉपकीपर को जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है मिस चीफ की बदौलत यूफेन सिटी में बहुत ज्यादा समृद्धि आ रही है और यह भी अफवाह है कि यह दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियों में से वो एक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे कभी एक बार उन्हें देखने का मौका मिलेगा। फिर वो अपने काम की बातें बोलते हुए बोलता है कि सर क्या आप हमारे शॉप का लेटेस्ट वेपन को परचेस करना चाहेंगे, हमारे शॉप पर बहुत सारे साइज के वेपन हैं। फिर हम दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि मन में सोच रहा होता है मेरी सारी डिसाइपल में से एक ऐसी डिसाइपल थी जो कि सबसे अच्छी कुकिंग करती थी, जो है नंबर 40 जियाओ टंग। क्या यह जियाओ टंग की डिसाइपल है? चलो फिर देखते हैं कि मेरी डिसाइपल की डिसाइपल कितना अच्छा खाना बनाती है। फिर हम देखते हैं शॉपकीपर पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है सर आप आइए और हमारे पास बहुत सारे वेपन हैं, अब मैं आपको वो वेपन को डिस्काउंट में भी दे सकता हूँ, प्लीज इसको खरीद के जाइए। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि उस शॉपकीपर की बातों को नहीं सुनता और वो अपने ही सोच में वहां से चला जाता है और वो सीधा जाकर उस रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है और वहाँ के मेनू कार्ड को पढ़ते हुए बोलता है यहाँ पर जितने सारे डिश लिखे हुए हैं वो सारे ऑर्डिनरी हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ एक डिश अच्छा लगा, वो है बुद्धा टेम्पटेशन। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर के पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है वेटर मुझे इस रेस्टोरेंट के सबसे अच्छा डिश चाहिए जो कि है बुद्धा टेम्पटेशन, जाओ और जल्दी लेके मेरे पास आओ। फिर वो वेटर बोलता है यस मास्टर पैन, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपका डिश जल्दी ही बनकर आ रहा है। फिर मास्टर पैन अपनी बढ़ाई करते हुए बोलते हैं कि आज मैं टू ब्यूटीफुल गर्ल को अपने साथ लेके आया हूँ, यहाँ का सबसे मोस्ट फेमस डिश डेमोनिक बीस्ट बुद्धा टेम्पटेशन को टेस्ट करवाने के लिए। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यू फैन सिटी में कोई ऐसा है
जो कि 10,000 गोल्ड कॉइन दे के यह डिश खा पाए। फिर हम देखते हैं मास्टर पैन के पास ब्लू ड्रेस वाली लड़की को, जो कि बोलती है आप वाकई रेड सनसेट के प्राइड हैं और आप जैसा जेनेरियस इंसान मैंने कभी नहीं देखा। फिर दूसरी वाली लड़की भी और भी मक्खन लगाते हुए बोलती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि आज मैं आपके साथ हूँ। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि बोलता है मुझे भी बुद्धा टेम्पटेशन चाहिए, जाओ और मेरे लिए लेके आओ। फिर ट्रेटर बोलता है कि यह एक स्पेशल डिश है तो आपको इसका पेमेंट पहले ही देना होगा। आप इसका पेमेंट स्पिरिट स्टोन में या फिर गोल्ड कॉइन में भी दे सकते हैं। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर 5 स्पिरिट स्टोन उसके आगे फेंकते हुए बोलता है जाओ इसको ले जाओ और जो भी एक्स्ट्रा है आप उसको टिप की तरह रख सकते हैं। वेटर भी वो स्पिरिट स्टोन को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है आपका ऑर्डर जल्द ही आ रहा है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। फिर हम देखते हैं दो बंदे को, जो कि पीछे बात करते हुए बोलते हैं तुमने देखा कि यंग मास्टर पेन ने जैसे ही डेमोनिक बीस्ट बुद्धा टेम्पटेशन को ऑर्डर किया, ये बंदा भी बुद्धा टेम्पटेशन को ऑर्डर कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कि यह भी यंग मास्टर पेन के बराबर ही रीच है? दूसरा बंदा ये बोलता है हाँ जरूर ये रीच है क्योंकि इतनी इजीली कोई भी 5 स्पिरिट स्टोन को दे नहीं सकता। उन दोनों की यह बातें सुनकर डेमन एम्परर के ऊपर मास्टर पैंग बहुत ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं वेटर मास्टर पैन की तरफ डेमोनिक बीस्ट बुद्धा टेम्पटेशन ला के रख देता है और बोलता है मास्टर पेन आप इसको एंजॉय कीजिए। फिर मास्टर पेन बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि यह डिश सिर्फ खुशबूदार और डिलीशियस ही नहीं है, अगर मैं इस डिश को खाऊंगा तो मेरा कल्टीवेशन भी बूस्ट हो जाएगा। फिर ब्लू ड्रेस वाली लड़की बोलती है इसका स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ इसको खाने के लिए। फिर दूसरी वाली लड़की बोलती है यंग मास्टर पैन मुझे भी इसको ट्राई करना है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि मन में सोचते हुए बोलता है मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसे होगा लेकिन यह स्वादिष्ट होना चाहिए जिसको कि मैं एंजॉय के साथ खा सकूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह जाओ टोंग की खाने की तरह स्वादिष्ट हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर पैन को, जो कि उस डिश को खाते हुए बोलते हैं वाह ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ज्यादा डिलीशियस है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि उसका टेस्ट लेते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टेबल पे हाथ मार के बोलता है किसने ये डेमोनिक बीस्ट बुद्धा टेम्पटेशन को बनाया है, इतना घटिया खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। यह बातें सुनकर मास्टर पैन भी थोड़ा चौंक जाते हैं और वो अपने जगह में खड़े होते हुए बोलते हैं ओए लड़के तुमने जो ऑर्डर किया है मैंने भी वही ऑर्डर किया है और मैंने भी इसको टेस्ट किया है, तुम जैसा बोल रहे हो वो ऐसा नहीं है, तुम्हें इसका टेस्ट को मालूम है या फिर तुम ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हो। यंग मास्टर पेन आप इसको इग्नोर कीजिए और खाने पे कंसंट्रेट कीजिए। दूसरी वाली लड़की की बोलती है कि यस यंग मास्टर इसको तो पता भी नहीं है कि एक अच्छा डिश का टेस्ट कैसे होता है। फिर यंग मास्टर पेन डेमन एम्परर से बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किस चीज को कचरा बोल रहे हो, तुम्हें तो एक अच्छे डिश को भी टेस्ट करना नहीं आता। फिर डेमन एम्परर उसकी बातें सुन के बोलता है तुम निहायत ही एक रिच इडियट हो जिसको यह भी नहीं पता एक अच्छा डिश और एक बुरे डिश के अंदर डिफरेंस क्या है। मास्टर पेन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है तुमने क्या बोला और एक बार बोलना। फिर तभी वेटर बोलता है सर आपको हमने जो डिश दी थी उस डिश को हमारे चीफ ने खुद ही अपने हाथों से बनाया है। फिर यह बातें सुनकर डेमन एम्परर बोलता है तो फिर क्या हुआ, जाओ उसको बाहर बुलाओ मुझे उससे मिलना है। फिर तभी हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के चीफ वहां पर आ जाते हैं। यह देख के मास्टर पेंग भी थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर चीफ डेमन एम्परर से बोलता है यहाँ पर रेड सनसेट के यंग मास्टर भी आए हैं जो कि मेरे रेस्टोरेंट के सबसे स्पेशल डिश को खाए हैं और उनको यह बहुत अच्छा लगा, सो आप मुझे बताएं कि मेरे यह डिश में क्या कमी है। फिर यह सुनने के बाद मास्टर पैन हंसते हुए बोलते हैं कि यह यंग मैन अभी भी अर्लियर स्टेज में है और वो लास्ट स्टेज ऑफ अ डिफाइंड काउंट रियाल्म के बंदे से क्वेश्चन पूछेगा। आज तो मुझे यहाँ पर एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। वो यह बोल के वो हंसने लगता है। देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि वो डिश टेस्ट किया होता है लेकिन उसको उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर वो जोर से टेबल में हाथ मारते हुए खड़े होकर बोलता है इस घटिया डिश को किसने बनाया है, जल्दी उसको बुलाओ मेरे सामने।
तभी वेटर आते हुए बोलता है ये डिश को हमारे चीफ ने बनाया है। फिर डेमन एम्परर बोलता है तो फिर क्या हुआ, जाओ उसको बुला के लेके आओ मेरे पास। फिर हम देखते हैं चीफ को जो कि डेमन एम्परर के सामने बोलता है कि आपको मेरे डिश में क्या अच्छा नहीं लगा, आप मुझे बता सकते हैं। यह बात सुनकर पीछे खड़े गए लोगों में से एक बंदा बोलता है यह बंदा शायद दिमाग से पैदल है। यह रेस्टोरेंट यूफन सिटी का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। यह बंदा यहाँ पर आकर और यहाँ का डिश खाकर बोल रहा है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह बंदा शायद यहाँ पर मरना चाहता है, सो इसी वजह से ये इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहा है। फिर दूसरा बंदा भी बोलता है इसने 5 स्पिरिट स्टोन क्या दे दिया, यह तो उस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंस शो कर रहा है। अगर मैं इस बंदे की जगह होता तो मैं यहाँ पर इस बंदे की तरह इतना अहंकारी नहीं बनता और चुपचाप अपना खाना खा के यहाँ से निकल जाता। फिर और एक बंदा ही बोलता है मुझे लगता है कि ये एक फ्रॉड है और यह सभी लोगों का अटेंशन अपने तरफ लेने के लिए ऐसे कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंग लियो को जो कि गुस्से के साथ डेमन एम्परर से बोलता है बताइए मुझे कि आपको मेरे डिश में क्या अच्छा नहीं लगा। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है कि चीफ आपको पता है कि इस डिश में जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं उसको 45 डेज के लिए सुखाया जाता है क्योंकि उससे उस डिश का फ्लेवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आपने इस स्टेप को स्किप कर दिया और उसकी जगह पर आपने फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। सो चीफ अब आप मुझे बताइए कि आप कैसे आप एक बड़े शेफ बनने के योग्य हैं। फिर यह बात सुनकर वो रेस्टोरेंट का हेड शेफ का तो पसीना छूटने लगता है। फिर डेमन एम्पर और भी बोलते हुए बोलता है आपने इस डिश में जो रिब्स को डाला है ना ही वो अच्छे तरीके से पकाया गया है ना ही वो अच्छे तरीके से गर्म किया गया है और उसके साथ ही फिश का गेलिटन बहुत ज्यादा नरम है और आबालोन भी बहुत ज्यादा सख्त है और ओवर कुक्ड किया गया है। यह सारी बातें सुनते ही वो चीफ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके मुंह से पसीना आने लगता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है यह यंग मैन तो मेरे मास्टर से भी ज्यादा डीप नॉलेज रखते हैं फूड के बारे में। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि खतरनाक लुक देते हुए बोलता है अब क्या तुम अपना यह डिश को अपना सिग्नेचर डिश बोलोगे। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं मास्टर पेन को जो कि बोलता है यह बच्चा तो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि यह सब कुछ जानता है और इस वजह से बुद्धा टेम्पटेशन डिश में एक के बाद एक गलती निकाल रहा है, लेकिन उस बच्चे को यह नहीं पता कि वह किससे बात कर रहा है। आज तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। फिर तभी हम देखते हैं हेड शेफ को जो कि अपने घुटनों पे आकर डेमन एम्पर से बोलता है आप वाकई एक एक्सपर्ट हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके एबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। फिर ये चीज देख के मास्टर पेन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। फिर मास्टर पेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो हेड शेफ के कॉलर को पकड़ते हुए बोलते हैं उसने कहा कि आपका खाना बहुत ज्यादा घटिया है, लेकिन आप उसको इतना ज्यादा सम्मान क्यों दे रहे हैं, क्या आप पागल हो चुके हैं। फिर हेड शेफ भी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं आपने जो कहा वो सच है, लेकिन वो जो डेमोनिक बीज बुद्धा टेम्पटेशन है जिसको कि मैंने बनाया था वो वाकई एक कचरा है। चीफ की यह बातें सुनकर मास्टर पेन अपने दांत रगड़ते हुए बोलते हैं तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मुझे कचरा पसंद है। फिर डेमन एम्परर बोलता है कि यह तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि एक कचरे को हमेशा ही एक कचरा ही पसंद आता है। फिर मास्टर पेन यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से के साथ बोलते हैं तुमने अभी क्या बोला और एक बार बोलना जरा। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर घाव पर नमक छिड़कते हुए बोलते हैं एक घटिया लड़के को हमेशा एक घटिया चीजें ही पसंद आते हैं। क्या आप तुम्हें ठीक से सुनाई दिया कि मैंने अभी क्या कहा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं मास्टर पेन को जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके साथ ही वो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाकर डेमन एम्परर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि अपना बहुत ज्यादा स्पीड का इस्तेमाल करते हुए मास्टर पेन का मुंह को पकड़ते हुए टेबल में पटक देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर पेन को जो कि उनको समझ में ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ है अभी। फिर डेमन एम्परर बड़े ही गुस्से के साथ बोलता है तुम मेरे आगे एक कचरे के समान हो फिर भी तुम मुझे अपना एरोगेंट शो कर रहे हो। फिर हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीछे खड़ी गई दो लड़कियां आपस में बात करते हुए बोलती हैं हे भगवान मैं आज यहाँ क्या देख रही हूँ कि यह लड़का रेड सनसेट के जीनियस को सिर्फ एक ही मूव में हरा दिया। फिर दूसरी वाली लड़की भी देखते हुए बोलती है
है यह लड़का शायद अपने जिंदगी से बोर हो चुका है, सो इस वजह से इसने इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश की है। फिर तभी हम देखते हैं मास्टर पेन को, जो कि इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद भी बोलता है मैं सिर्फ यहाँ से जिंदा बच के निकल जाऊँ, फिर देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर भी बोलता है तो मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। फिर यह बात बोलकर डेमन एम्परर मास्टर पेन को बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं मास्टर पेन को, जो कि रेस्टोरेंट के बाहर गिरे हुए होते हैं और उनका नौकर उनको आकर चेक करने लगता है। और रेस्टोरेंट के बाहर जितने सारे लोग खड़े हुए होते हैं वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि यह बहुत बुरा हुआ, अब तो यहाँ पर रेड सनसेट के लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं रेड सनसेट के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं डेमन एम्परर से, बोलते हैं अगर हम यहाँ पर खड़े रहे तो हम भी यहाँ पर इसकी तरह मारे जाएंगे, यह बोल के वो वहां से भागने लगते हैं। फिर तभी डेमन एम्परर रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए बोलता है यह लड़का तो बहुत ज्यादा कमजोर था, ये तो मेरा एक ही मुंह को संभाल नहीं पाया। फिर हम हेड शेफ को देखते हैं, जो कि मन में सोचते हुए बोलता है मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि यह लड़का इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे है, क्योंकि यह सिर्फ स्टेज 1 की गैदरिंग रियल में है और इसने मास्टर पेन को डिफीट किया है, जो कि लास्ट स्टेज ऑफ अ प्रोफाउंड रियल में थे और उनको सिर्फ एक ही मूव में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर सेफ डेमन एम्परर को बोलता है कि सर आप अब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। फिर डेमन एम्परर बोलते हैं इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैंने इसको नहीं मारा है, मैंने सिर्फ इसका कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है। फिर यह बात सुनकर चीफ का तो पसीना छूटने लगता है और वो वहाँ पर खड़े खड़े कांपने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं क्या आपने वाकई इसका कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है, आप चाहते तो इसको मार भी सकते हैं। फिर वो कांपते हुए बोलता है मैं आपके कुछ समय के लिए मदद कर सकता हूँ, आपके छुपने के लिए और छुप के यहाँ से भागने के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रेड सन सेक्ट सबसे पावरफुल सेक्ट है यूफैन सिटी का, और रेड सन सेट के कुछ एल्डर सेंट रियल में भी पहुंच चुके हैं। और उसके साथ ही रेड सन सेट के लीडर एक सेंचुरी पहले ही सेंट किंग रियल में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, लेकिन अब किसी को नहीं पता उनके लीडर अब कौन से रियल में हैं। और आपने रेड सनसेट का कोल्ड डिसाइपल का कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है, तो इस वजह से वो आपसे जरूर ही अपना बदला लेंगे। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर हंसते हुए बोलता है मैंने तो सिर्फ उसका कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय किया है, इससे कुछ नहीं होगा, तुम पहले मुझे कुछ खाने को दो क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर हम देखते हैं सेफ को, जो कि बोलता है मुझे बिलीव ही नहीं होता कि ये बंदा अपने खाने के बारे में सोच रहा है, मैं तो ये बात सोच सोच के ही मेरे कहां कहां से पसीना आ रहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता, और ये बंदा बड़े आराम से ही यहाँ पर बैठ के खाने की सोच रहा है। यह बंदा कौन है जो कि यूफैन सिटी का सबसे ताकतवर सेक्ट रेड सन सेक्ट से भी नहीं डरता। फिर हम दूसरी तरफ देते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपने पेट में हाथ रखते हुए बोलता है मेरा पेट तो बहुत जोर से चिल्ला रहा है, उसको बहुत जोर से भूख लगी है। वो बोलता है मुझे पहले भूख लग रही है, तुम पहले मुझे खाना दो फिर मैं सोचूंगा इसके बारे में। फिर हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पर डेमन एम्परर बैठ के वहाँ पर खा रहा होता है। फिर तभी डेमन एम्परर चिर से बोलता है क्या आप मुझे अपने बॉस से मिला सकते हैं। फिर यह बात सुनकर सेफ बोलता है क्या आप मिस सेफ के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो लगभग एक सदियों से दुनिया में घूम रही हैं और फूड के बारे में और भी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कर रही हैं, और मैंने उनको आखिरी बार 5 साल पहले देखा था। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है तो फिर यह रेस्टोरेंट को आपकी मिस नहीं चलाती हैं, तो फिर इस रेस्टोरेंट को कौन चलाता है। आपने बिल्कुल सही कहा सर, यह सारे रेस्टोरेंट उनके डिसाइपल्स चलाते हैं। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर गुस्सा होते हुए बोलता है मुझे पता था कि यह स्टूपिड सिस्टम मुझे कभी भी एक इजी मिशन नहीं देगा, जिसको कि करके मेरी ताकत जल्दी जल्दी बढ़े। फिर डेमन एम्परर खाते हुए चीफ से पूछता है क्या तुम्हें पता है ब्रोकेड डार्क डिवीजन के बारे में। फिर यह बात सुनकर सेफ बोलता है ब्रोकेड डार्क डिवीजन ये क्या है, क्या ये एक सेक्ट है। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर हाथ हिलाते हुए बोलता है नेवर माइंड, तुम जाओ और तुम अपने काम पे लग जाओ जो भी तुम्हारा काम है। और एक बात, मैं इस रेस्टोरेंट में कुछ दिन रहूंगा तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर यह बात सुनकर सेफ बोलता है जी नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं रेड सनसेट के मैंशन को, जिसके अंदर से एक बंदा बोलता है क्या
वेन हॉर्न का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी दूसरा आदमी बोलता है यस माय लॉर्ड, उनका कल्टीवेशन किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर हम देखते हैं एक बुढ़े को जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि वो कौन है जो कि मेरे डिसाइपल को हाथ लगाने की कोशिश की है। फिर हम दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदे को जो कि सर झुकाते हुए बोलता है आप शांत हो जाइए माय लॉर्ड। जिसने भी मास्टर फैन का ऐसा हालत किया है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ की गैदरिंग रियल में था और मास्टर फैन लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफाउंड रियल में थे, पर फिर भी मास्टर पेन उस बंदे से एक ही मूव में हार गए और उनका कल्टीवेशन भी उस बंदे ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब यही है कि वो बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और एक बात, हमारे थर्ड एल्डर अभी 13th और 14th टीम को लीड कर रहे हैं और वो वहां पर ये इंपीरियल डूम को रेड मारने के लिए गए हैं और वो वहां पर ये इंपीरियल डूम में छापा मारने के लिए गए हैं। तो अभी सही समय नहीं है कोई बड़ी डिसीजन लेने के लिए, नहीं तो हम बहुत ज्यादा मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। सो माय लॉर्ड, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं आप उसको और एक बार सोच लीजिए। यहाँ पर जो बंदा माय लॉर्ड बोलकर उस बुढ़े को सम्मान दे रहा है, मुझे लगता है कि यह इस बुढ़े का मंत्री है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। चलिए फिर से स्टोरी पे आते हैं। फिर वो बुढ़ा यह बात सुनकर अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है फाइन, तो किसी को भेजो हाउस एंड लियो में उस बच्चे को देखने के लिए कि वो वहां से भाग के कहां पर जाता है। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं लड़की को जो कि बहुत ही गुस्से के साथ डेमन एम्परर के कॉफिन के ऊपर हाथ मारते हुए बोलती है उन घटिया इंसानों का हिम्मत कैसे हुआ मेरे बास्टर के बॉडी को छूने के लिए। फिर हम देखते हैं वही गुस्से वाले लड़की को जिसका नाम लाई यूसेन होता है और वो डेमन एम्परर की 20 नंबर की डिसाइपल होती है और वो एक बहुत अच्छी आर्किटेक्चर भी होती है। फिर यूसन बोलती है हमने मास्टर के बॉडी को बॉडी रिफाइंड रियल्म तक सप्रेस किया था। अगर मास्टर के बॉडी को कोई ऑर्डिनरी पीपल ने कैप्चर किया होगा तो उसके लिए यह बॉडी बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सेंचुरी लॉर्ड के हाथों में अगर हमारे मास्टर का बॉडी मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। अगर वो वाकई सेंचुरी लॉर्ड हुआ तो मैं अपने मास्टर के बॉडी को दोबारा से पाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये दोनों यहीं पर यही बातें कर रहे होते हैं। फिर तभी यूजीफू बोलती है एक मिनट रुको, तुमने कुछ आवाज सुना? फिर यूसेन भी चुप होकर वो आवाज को सुनने लगती है। फिर तभी यूजीफू बोलती है हमने जो ये इंपीरियल डूम में आने से पहले जो बैरियर और जो एरो फॉर्मेशन लगाया था उसको किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर यूसन बोलती है कि तुम उनको अंदर आने दो, फिर मैं उनको एक लेसन सिखाऊंगी कि किसी के घर में इस तरह घुसते हैं तो उसकी सजा क्या होती है। फिर हम देखते हैं ये इंपीरियल डूम के मेन गेट से बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, उनमें से थर्ड एल्डर और उनके बहुत सारे डिसाइपल्स भी होते हैं। उनमें से एक डिसाइपल थर्ड एल्डर का तारीफ करते हुए बोलता है मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि आपने यहाँ पर जितने सारे बैरियर और एरे फॉर्मेशन था आपने उसको कुछ ही सेकंड में तोड़ दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे बैरियर और बहुत सारे एरे थे जिसको आपने तोड़ दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा मूल्यवान ट्रेजर को रखने के लिए ऐसा किया गया है। अगर वो ट्रेजर हमें मिल जाता है तो हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर हम देखते हैं थर्ड एल्डर को जो कि चौंकते हुए मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर जितने सारे एरे और बैरियर थे सबको नहीं तोड़ा है, ये पता नहीं कैसे अपने आप ही टूट गए और हट गए। फिर तभी यूफान आते हुए बोलती है कि क्या तुम इतने ताकतवर हो कि इंपीरियल डूम में छापा मारने के लिए आए हो? फिर से यूसेन बोलती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर यहाँ के ट्रेजर को लेने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारा बैड लक कि यहाँ पर हम दो हैं और हमारे दोनों होते हुए तुम यहाँ से एक भी चीज लेके नहीं जा सकते। फिर यह बात सुनकर थर्ड एल्डर भी बोलते हैं कि मुझे पता है तुम भी यहाँ पर इसी वजह से आए हो यहाँ के ट्रेजर लेने के लिए, लेकिन तुम यहाँ से अगर जिंदा बच के जाना चाहती हो तो तुम यहाँ पर जितने भी सारे ट्रेजर को लिए हो यहाँ पर छोड़ के चले जाओ। थर्ड एल्डर की ये सारी बातें सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। उनमें से यूजीफू बोलती है कि तुम्हारे पास हिम्मत है कि तुम हमसे वो चीज ले सको। फिर वाइसन बोलती है आजकल कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं, मैं तुम्हारा मुंह को तोड़ दूंगी। यह बोल के वो दोनों आगे बढ़ने लगती हैं। फिर तभी थर्ड एल्डर मन में सोचते हुए बोलता है कि इन दो लड़कियों के सराउंड बहुत सारे लड़के खड़े हैं और वो सारे डिफाइंड काउंट रियल में हैं, बट फिर भी ये डर क्यों नहीं रहे और ऊपर से इन दोनों लड़कियों के अंदर से एग्जॉस्टिंग मर्डरस ऑरा निकल रहा है। फिर तभी थर्ड एल्डर चिल्लाते हुए बोलते हैं
कि अब मुझे तुम ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था यहाँ से जाने के लिए। फिर वो यह बोलकर अपने जितने सारे लोग होते हैं वो सारे लोगों को इन दोनों लड़कियों को अटैक करने के लिए भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं उन सारे लोगों को जो कि एक साथ मिलकर उन दोनों लड़कियों के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। फिर तभी यूजुफू तभी अपना एरे फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देती है। फिर ये चीज देख के यूसान भी मुस्कुराने लगती है। फिर तभी हम देखते हैं जैसे ही वो सारे लोग इस फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं वैसे उनको पता चल जाता है कि ये एक ट्रैप है। सो इस वजह से वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर तभी याजीफू सोल अब्जॉर्प्शन एरे को स्टार्ट कर देती है अपने पावर से। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं उन सारे लोग को जो कि ये चीज देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं उन सभी का एक साथ ही उनका सिर फूट जाता है। ये चीज देखकर थर्ड एडर थर थर कांपने लगते हैं और कांपते हुए बोलते हैं ये तो सोल अब्जॉर्प्शन एरे है, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास जो एरे है उसको मैंने कभी मास्टर ही नहीं किया और मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी ही मारा जाऊंगा। थर्ड एल्डर फिर यह सोचकर यूजुफू से पूछने लगते हैं तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है सोल ईटर के साथ और तुम कैसे सोल समनिंग एरे को यूज कर सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं विजुफू को जो कि थर्ड एल्डर की कोई भी बातें नहीं सुनती और वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिव कर देती है। फिर यह चीज देख कर थर्ड एल्डर भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मुझे नहीं मारो, मैं तुम्हारा बहुत काम का आऊंगा। लेकिन यूजिफू एक भी बात नहीं सुनती और उसके अंदर से जितने सारे खून होते हैं और जितनी सारी उसकी ताकत होती है वो सबको खींच लेती है अपने एरे फॉर्मेशन के माध्यम से। इतने खतरनाक फॉर्मेशन से भी थर एल्डर मरा नहीं होता है। फिर यह चीज देखे याउसेन अपना तलवार से उसके धड़ को उसके सर से अलग कर देती है। फिर यूसेन यूजुफू को चिल्लाते हुए बोलती है फूफू तुम्हें अभी भी बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए और भी बहुत सारे साल लगेंगे और जो तुम्हारा करंट एबिलिटी है वो मास्टर के एबिलिटी से बहुत ज्यादा कम है। मैं तो इसको कंपेयर भी नहीं कर सकता कि कितना कम है। फिर यह बात सुनकर यूजिफू मुंह फुलाते हुए बोलती है तुमने क्या कहा, मुझे और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? तो फिर जाओ मेरे लेवल का कोई एरे मास्टर ढूंढ के मेरे पास लेके आओ। फिर यह बात सुनकर यूसेन भी बच्चों जैसा चेहरा बनाते हुए बोलती है कि फूफू मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम तो इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई। फूफू सॉरी। फिर यह बात सुन के यूजीफू बोलती है अब मक्स का मत लगा, चल चलते हैं रेड सन सेक्ट में जो कि युआन सिटी में है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं एक घर को जहाँ पर डेमन एम्परर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है मैंने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं एक ही दिन में 2 बार ब्रेक थ्रू कर लूंगा। फिर यह चीज सोचकर डेमन एम्परर हंसते हुए बोलता है कि ऑसम, मैं तो वाकई बहुत टैलेंटेड हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने फेथ को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसी तरह ही ब्रेक थ्रू करता रहा तो मैं नेक्स्ट रियल में भी ब्रेक थ्रू कर लूंगा एक ही महीने में। फिर तभी बाहर बहुत शोर शराबा होने लगता है। फिर ये चीज देख कर डेमन एम्परर ध्यान से सुनता है तो कोई बोलता है ये क्या चीज है, मैंने इसको अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और एक बंदा बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी छोटी सिटी में कि ऐसा कोई चीज यहाँ पर आ सकता है। फिर यह सारी बातें सुनकर डेमन एम्पर बाहर आते हुए सेफ से पूछता है क्या चल रहा है बाहर और यहाँ पर इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों कर रहे हैं लोग। फिर यह बात सुनकर सेफ भी बोलता है मास्टर सुनिए, यहाँ पर एक बोट आया हुआ है जो कि माउंटेन के जैसा बड़ा है और वो हवा में उड़ रहा है। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर सोचते हुए बोलता है एक बोट जो कि माउंटेन जैसा बड़ा है और वो हवा में उड़ रहा है। फिर तभी सेफ बोलता है चलिए मास्टर चलते हैं यूफन सिटी पे, मैंने सुना है कि वो बोट वहीं पर उतरने वाला है। फिर यह चीज सोचकर डेमन एम्पर भी बोलता है ओके ठीक है चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद का समय को जहाँ पर चीफ बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और वो बोलता है वेस्ट मास्टर मेरे लिए रुकिए, आप बहुत जोर से चल रहे हैं। फिर तभी सेफ मन में सोचते हुए बोलता है हे भगवान ये इंसान है या फिर क्या, मेरा कल्टीवेशन इसका कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा है लेकिन मैं अभी भी इसका स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने जब उसको सुबह देखा था यह लड़का क्रिक गैदरिंग रियाल्म के फर्स्ट स्टेज में था लेकिन यह अभी नेक्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुका है और वो भी हाफ ए डे में। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ डेमन एम्परर को जो कि उस शिप को देखते हुए बोलता है ऐसी शिप तो सिर्फ मेरी 12th डिसाइपल्स ही बनाती हैं लाई यूसेन। फिर तभी चीफ बोलता है यह फ्लाइंग बोट तो सीधा रेड सन सेक्ट की तरफ ही जा रही है।
क्या यह बोट रेड सन सेक्ट से बिलोंग करती है? फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, यह बात तो सिर्फ रेड सन सेक्ट में जाकर ही पता चलेगा। तो फिर चलते हैं रेड सन सेक्ट में। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं उस फ्लाइंग बोट को जो कि रेड सन सेक्ट के ऊपर आके खड़ी हो जाती है और उस फ्लाइंग बोट में से लाए हुसैन बाहर निकलते हुए बोलती है, सु वन हु अपने तशरीफ को लेकर बाहर निकल, अंदर बैठ के क्या कर रहा है? फिर हम देखते हैं नीचे की तरफ जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं और वहां पर बातें करते हुए बोलते हैं, यह लड़की शायद पागल हो चुकी है और यह इंसल्ट कर रही है रेड सन सेट के लीडर को जो कि सेंट रियल में भी ब्रेक थ्रू कर चुकी हैं और ऐसे वो बुला रही है जैसे कि उसको मरने का डर ही नहीं है। और उनमें से और एक बंदा बातें करते हुए बोलता है, यह तो बहुत शर्मनाक बातें हैं सु हुआन हुई के लिए जो कि ऐसे पब्लिक में कोई भी औरत आकर उसको इंसल्ट कर रही है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि लाए हुसैन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है कि आखिरकार मैंने अपने फर्स्ट डिसाइपल को ढूंढ लिया। हम देखते हैं लाए हुसैन को जो कि अपने साथ एक बहुत बड़ी बोट को लेकर आई हुई होती है और उसको लेकर सीधा रेड सनसेट के अंदर चली जाती है और उस बोट से बाहर निकलते हुए उस रेड सनसेट के लीडर को चैलेंज करने लगती है। फिर हम देखते हैं अल्लाह हुसैन के पावर से वहां पर बहुत सारे बादल आ जाते हैं और वो पूरे आसमान को घेर लेते हैं, इसके कारण वहां पर अंधेरा छा जाता है। फिर यह चीज देखकर डेमन एम्परर मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ पर रेड सन सेक्स से पर्सनली डील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी लाव हुसैन ये सारी चीजें कर लेगी मेरे लिए। लेकिन मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि लाइव सेन रेड सनसेट के लीडर को कैसे हराती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं लाइव सेन को जो कि आसमान में खड़ी हुई होती है और वो मन में सोचते हुए बोलती है कि मुझे यकीन ही नहीं होता कि रेड सनसेट के लोग ऐसा भी कर सकते हैं मेरे ये इंपीरियल के साथ। यह रेड सनसेट के लोग मेरे यह इंपीरियल मेसलर्स को 3 बार तोड़ने की कोशिश की है, वो भी यही पास्ट 2 ईयर के अंदर ही। लेकिन इसके लिए इन सभी लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन सबसे पहले मुझे ये चीज़ जानना होगा कि यह मेरे मास्टर के बॉडी के साथ क्या करना चाहते हैं और मेरा मास्टर का बॉडी अभी कहाँ है। फिर तभी हम देखते हैं रेड सनसेट के एक लीडर लाउ सेन के आगे आ जाते हैं और वो अपने पावर को शो करते हुए बोलते हैं, ओए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो, और तुम ऐसे कैसे मेरे लीडर के नाम को ऐसे खुले आम पब्लिक में ले सकती हो? इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा और मैं तुम्हें इस बात के लिए पनिश करूंगा। फिर तभी हमें पता चलता है कि ये रेड सनसेट के ग्रैंड एल्डर हैं। फिर यह चीज देख के वहां पर जितने सारे लोग खड़े हुए होते हैं वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं, यह तो रेड सनसेट के फर्स्ट एल्डर हैं जो कि 8 लेवल ऑफ सेंट रियाल्म को कुछ ही दिन पहले ही रीच कर चुके हैं और ये इतने अमेजिंग हैं कि वो अपने श्वास एनर्जी से एक माउंटेन और एक रिवर को भी काट सकते हैं। मैं वाकई यह स्किल को देखना चाहता हूँ। फिर दूसरी तरह हम देखते हैं लाइव सेन को जो कि फर्स्ट एल्डर से बोलता है, तुम अभी पेशेंट रखो, अभी तुम्हारा टर्न नहीं आया है मरने के लिए। फिर यह बात सुनकर फर्स्ट एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, मैं तुम्हारे घमंड को अभी तोड़ता हूँ। ये चीज बोल के अपने स्वार्थ से एक बहुत बड़ा अटैक लाउ सेन के ऊपर कर देते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं लाउ सेन को जो कि उस अटैक को देखते हुए बोलती है, फर्स्ट एल्डर तुम क्या बस इतना ही कर सकते हो? ये चीज बोल के वो अपना एक पाम अटैक फर्स्ट एल्डर के ऊपर कर देती है। फिर तभी हम देखते हैं फर्स्ट एल्डर और लाउ सेन का अटैक एक दूसरे से टकराता है और फर्स्ट एल्डर का अटैक पूरी तरह से तबाह हो जाता है और लाउ सेन का अटैक फर्स्ट एल्डर के अटैक को तबाह करते हुए फर्स्ट एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर यह चीज देखकर फर्स्ट एल्डर मन में सोचते हुए बोलता है, यह तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर है, ऐसी पावर तो सिर्फ हमारे सेट लीडर के पास है। क्या ये लड़की वाकई सेंट किंग रियल्म को रीच कर चुकी है? फिर तभी फर्स्ट एल्डर लाउ सेन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने डिसएडवांटेज में हूँ, लेकिन मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ। ये चीज बोल के वो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगते हैं। फिर तभी हम देखते हैं आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है फर्स्ट एल्डर और लाउ सेन के अटैक के टकराने पर। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं लाउ सेन को जो कि यह चीज देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा बहुत भागना हो गया, अब तुम्हें मरना होगा। यह बोल के वो अपना एक बहुत बड़ा अटैक फर्स्ट एल्डर के ऊपर कर देती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं फर्स्ट एल्डर को जो कि वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाउ सेन का अटैक इतना ताकतवर होता है कि उससे वो बच नहीं पाते और वो सीधा जाकर ग्राउंड पे गिरते हैं
और वहीं पर वो मर जाते हैं। फिर यह चीज देख के वहां पर जितने सारे लोग खड़े हुए होते हैं वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं, यह तो रेड सनसेट के फर्स्ट एल्डर हैं जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन यह लड़की तो उनको भी अपने पावर से मार डाली है। भगवान, ये लड़की कहाँ से आई है और ये किस दुनिया की है। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं रेड सनसेट के लीडर को जो कि लाइव सेन को ग्रिड करते हुए उसको धमकाते हुए बोलता है, मैं यही सोच रहा था किसकी इतनी हिम्मत है जो कि मेरे सेक्ट में आकर ऐसा करने की हिम्मत की है। मुझे पता है कि आप कंस्ट्रक्शन फेरी मिस यूहान है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं मेरे रेक्सन सेक्ट के ऊपर। फिर यह बात सुनकर ला हुसैन बोलती है, अच्छी बात है तुम मेरे बारे में जानते हो, लेकिन तुम मुझे अब ये बताओ, तुम्हारे सेक्ट के लोग मेरे ये इम्पीरियल मिसलस से जो भी चीजें लिए हैं वो सारी चीजें मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं तुम सबकी लाइफ को छीन लूंगी, जैसे तुम्हारे फर्स्ट एल्डर और उसके साथ आए गए जितने सारे लोग थे उन सभी का छीन लिया है। फिर यह चीज बोलकर लाउ सेन अपने तलवार से एक बहुत बड़ा अटैक रेड सनसेट के लीडर के ऊपर कर देती है। लेकिन हम देखते हैं रेड सनसेट के लीडर को जो कि उस अटैक को देखते हुए बोलते हैं, तुम्हारे पास बस इतनी सी पावर है और फिर भी तुम इतनी ज्यादा एरोगेंट शो कर रही हो और तुम सिर्फ एक सपोर्ट कल्टीवेटर हो, लेकिन तुम मुझे मारने का सपना देख रही हो। ये चीज बोलते हुए वो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है और वो दोनों के दोनों अटैक नलीफाई हो जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं हमारे डेमन एम्परर को जो कि समझाते हुए बोलता है, सपोर्टिव कल्टीवेटर का मतलब होता है जो भी लाइफ स्किल हम सीखते हैं उसको हम कल्टीवेट करते हैं, जैसे कि कुकिंग, कंस्ट्रक्शन, फॉर्जिंग, मेडिसिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कल्टीवेट करते हैं। फिर आते हैं हमारे मेन स्टोरी लाइन पे। फिर तभी हम देखते हैं रेड सनसेट के लीडर को जो कि अपने हाथों में इलेक्ट्रिसिटी का पावर लेते हुए बोलता है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार पाया तो आज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्लेजरेबल डे होगा। फिर यह बातें सुनकर लाइव सेन एक डरावनी हंसी हंसते हुए बोलती है, ओके ठीक है तो फिर आ जाओ और एक बार ट्राई करो, क्या तुम मुझे आज मार पाते हो या फिर नहीं। फिर यह चीज बोल के वो अपने बोट को अटैक करने के लिए आदेश देती है कि रेड सनसेट के ऊपर अटैक करो। यह जैसे ही बोलती है उसके बोट के अंदर से बहुत सारी तलवार रेड सनसेट के ऊपर जाने लगता है। फिर यह चीज देखकर रेड सनसेट का लीडर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर तभी हम देखते हैं रेड सनसेट के लीडर को जो कि लाउ सेन का इस तरह के अटैक देख के वो पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसने बहुत बड़ा अटैक किया होता है। यह चीज देख के वो बोलता है कि चलो मेरे साथियों जल्दी से एयर फॉर्मेशन स्टार्ट करो, नहीं तो ये हमारे रेड सनसेट को पूरी तरह से तबाह कर देगी। रेड सनसेट के लीडर के इस तरह की बातें सुनकर उसके जितने सारे एल्डर होते हैं वो सारे अपने पावर से एक शील्ड बनाते हैं, इसके कारण वो लाउ सेन के अटैक से बच जाते हैं। लेकिन लाउ सेन का फ्लाइंग शिप इतना ताकतवर अटैक करता है कि वो सारे मिलकर भी उसके अटैक को पूरी तरह से रोक नहीं पाते और इस वजह से लाउ सेन का अटैक यूफान सिटी का एक बड़ी जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है। फिर तभी हम देखते हैं रेड सनसेट के लीडर को जो कि बोलता है कि एक मामूली सी बोट से इस तरह के अटैक कैसे किया जा सकता है, ऐसा अटैक तो सिर्फ डेमन कल्टीवेटर वाले ही कर सकते हैं, क्या ये लड़की वाकई ही एक डेमन कल्टीवेटर है। फिर तभी हम देखते हैं नीचे की तरफ जहाँ पर बहुत सारे लोग भागते हुए बोलते हैं, जल्दी यहाँ से भागो, वो अटैक इसी तरफ ही आ रहा है, हम इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। फिर और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, ये कोई फ्लाइंग बोट नहीं, ये लोगों को मारने वाला कोई मशीन है जो कि हमें यहाँ पर मारने आया है। फिर और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि रेड सनसेट और दिनों तक चल पाएगा, मुझे लगता है वो रेड सनसेट यहीं पर आज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर तभी हम देखते हैं सेप को जो कि बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि सर आप बोलिए कि हम दोनों किस तरह भागे। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, तुम थोड़ा पेशेंस रखो और बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े रहो और एक कुछ एक्साइटिंग होने वाला है और चुपचाप खड़े होकर सिर्फ देखो कि क्या हो रहा है। फिर तभी हम देखते हैं रेड सनसेट के लीडर को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में होते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी इजीली हरा सकती हो। फिर यह चीज बोलकर वो अपना पावर और उसके जितने सारे एल्डर होते हैं उन सभी का पावर मिलाकर एक बहुत बड़ा स्वाड बनाता है और उस स्वाड से लाउ सेन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं लाउ सेन को जो कि यह चीज देखकर अपने पावर को बढ़ाने लगती है, इसके कारण वो और उसकी बहुत सारी चीजें बढ़ने लगती है जैसे कि उसका हाथ, पैर और एक्सेट्रा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि यह चीज देखकर वो हंसने लगता है। डेमन एम्परर को इस तरह के हंसते हुए देखकर सेफ बोलता है कि सर आपको ऐसा क्या दिखा कि आप हंसने लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं सेफ को जो कि लाउ सेन को ताड़ते हुए बोलता है, इनकी आउटफिट
फिर तो वाकई बहुत ज्यादा औसम है और इसी कारण से मैं उनका टेरिफाइंग कॉम्बैट स्वॉर्ड ऑरा को भी अवॉइड कर पा रहा हूँ। फिर डेमन एम्परर यह बातें सुनकर बोलता है तुमने सही कहा। फिर वो मन में सोचते हुए बोलता है ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि वो मेरी डिसाइपल है और मेरी डिसाइपल बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं लाउ सेन को, जो कि अपने पावर से रेड सनसेट के लीडर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन रेड सनसेट का लीडर इस अटैक से बच जाता है, लेकिन उसके जितने सारे एल्डर होते हैं इसके अटैक से नहीं बचते और लाउ सेन का अटैक उन सारे एल्डर के ऊपर लग जाता है और इस कारण से वो सारे एल्डर नीचे जाके गिरते हैं। फिर हम देखते हैं रेड सनसेट के लीडर को, जो कि थंडर चेन से लाउ सेन को पकड़ लेते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं लाउ सेन को, जो कि यह चीज देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो मन में सोचते हुए बोलती है डैम इट, मैं तो ये सोच रही थी कि ये बुढ़ा मुझ पे कोई अटैक करेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझे ऐसे ही बांध सकता है। फिर तभी हम देखते हैं लाउ सेन के ऊपर फिर से वही स्पिरिचुअल स्वॉर्ड अटैक आने लगता है। फिर यह चीज देखकर लाउ सेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो मन में सोचते हुए बोलती है मैं कितनी बड़ी गधी हूँ कि मैं इस चीज को देख नहीं पाई और इस चीज को जान नहीं पाई। फिर तभी हम देखते हैं बोट के ऊपर से फू रेड सनसेट के लीडर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी सिस्टर को हाथ लगाने के लिए। यह चीज बोल के वो उस फ्लाइंग बोट से नीचे कूद जाती है। फिर तभी हम देखते हैं रेड सनसेट के लीडर को, जो कि बोलता है क्या तुम उस फ्लाइंग बोट में थी हुजीफू। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं यूजीफू को, जो कि अपने पावर से एक स्वॉर्ड बनाती है और उस स्वॉर्ड से थंडर चेन को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस अटैक से थंडर चेन को कुछ भी नहीं होता। फिर यह चीज देख के यूजीफू बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा इतना ताकतवर अटैक भी उसका चेन को तोड़ नहीं पाया। फिर यह चीज देख कर रेड सनसेट का लीडर हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि तुम मेरे स्वॉर्डमैनशिप को तोड़ सको। फिर तभी हम देखते हैं यूजीफू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और विसन का नाम चिल्लाते हुए बोलती है कि ये बुढ़े तू मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरह हम देखते हैं रेड सनसेट के लीडर को, जो कि हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ इसको हेल में भेजूंगा। फिर वो यह बोलकर लाउ सेन के ऊपर अपने स्वॉर्डमैनशिप से अटैक कर देता है। फिर तभी हम देखते हैं जैसे ही वो स्पिरिट स्वॉर्ड लाउ सेन के ऊपर लगने वाला होता है, तभी हमारा डेमन एम्परर हीरोइक एंट्री मारते हुए बोलता है मेरे होते हुए मेरे पास जितने भी सारे लोग हैं उनका कोई भी हट नहीं कर सकता। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि रेड सनसेट के लीडर का अटैक को न सिर्फ रोकता है अपितु उसके अटैक को उसी की तरफ मोड़ देता है। फिर हम रेड सनसेट के लीडर को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मेरा ये सबसे ज्यादा पावरफुल मूव है और इसको इतनी इजी कोई काउंटर कैसे कर सकता है, और उस बंदे को तो एक छोटी सी भी खरोच नहीं आई है मेरे इस अटैक से। ऐसा कौन था इस दुनिया में जिसने कि मेरे इतने बड़े अटैक को इतनी आसानी से मैनेज कर लिया। फिर यह चीज देखकर रेड सनसेट का लीडर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर तभी उसका अटैक उसी पर लग जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं यूजुफू को, जो कि लाइ हुसैन से बोलती है क्या तुम वही देख रही हो जो कि मैं देख रही हूँ। फिर तभी लाइ हुसैन भी हाँ में सिर हिलाती है। फिर वो दोनों झट से बैठ के डेमन एम्परर को ग्रीट करने लगती हैं। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि औसम सा लुक देते हुए बोलता है तुम दोनों अभी उठ जाओ, मैं पहले इससे निपटता हूँ फिर तुम दोनों से बातें करूंगा। फिर ये चीज सुन के वो दोनों भी यस मास्टर बोल के हाँ में सिर हिलाती हैं। फिर से हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि मन में सोचते हुए बोलता है मैंने इसका बॉडी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन इसकी स्पिरिट पावर को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं, नहीं तो ये अटैक लगने के बाद ये कब का मर गया होता। फिर तभी हम देखते हैं रेड सनसेट के लीडर को, जिसके अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकल रहा होता है। फिर ये चीज देखकर यूजुफू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है ये तो एक एम्परर का ऑरा है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि एम्परर स्पिरिट क्लोन को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं वही एम्परर स्पिरिट क्लोन को, जो कि बोलता है मैं हूँ क्रिम्सन ब्लड एम्परर स्टारलाइन सेंचुरी का। किसकी इतनी हिम्मत है जिसने कि मेरे आदमी को मारने की कोशिश की है। फिर वो लाउ हुसैन और यूजुफू को उंगली दिखाते हुए बोलता है मैं तुम्हें एक चॉइस दे रहा हूँ कि अगर तुम अपने हाथों से अपना कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देती हो तो मैं तुम्हारे जितने भी पास लोग हैं उनको कुछ भी नहीं करूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो जितने भी तुम्हारे सबके संबंधी हैं मैं उन सभी को ढूंढूंगा और एक एक करके मार डालूंगा। फिर तभी हम देखते हैं उन दोनों को, जो कि मन में सोचते हुए बोलती हैं कि मास्टर हमारी तरफ ही देख रहे हैं, हम इसके आगे समर्पण करने से अच्छा है
कि हम यहाँ पर मारे जाएं। फिर यह चीज सुनकर डेमन एम्परर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम लोगों को अच्छा धमका लेते हो, लेकिन तुमने यह गलती मेरे आगे करने की हिम्मत की है तो इसका भरपाई तुम अपने जान दे के ही पूरी करोगे। फिर यह चीज बोलकर डेमन एम्परर अपना डिवाइन नीडल निकाल लेता है। फिर हम नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पर लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, यह बंदा तो सिर्फ की गैदरिंग रियल में सेकेंड लेवल पर है, लेकिन फिर भी इसने रेड सनसेट के लीडर के स्वाड को रोक दिया था। फिर दूसरा बंदा भी बोलता है, यह तो इम्पॉसिबल काम है, मुझे लगता है कि इस बंदे ने अपना कल्टीवेशन का लेवल को हाइड करके रखा हुआ है। तीसरा बंदा भी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता है, नहीं तो ये बंदा कैसे स्काई पे खड़ा हुआ है और वो भी ये एक की गैदरिंग रियल में है। की गैदरिंग रियल के बंदे बिल्कुल भी आसमान में उड़ नहीं सकते, ये बंदा तो आसमान में खड़ा है। फिर हम देखते हैं एम्परर क्लोन को जो कि बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर डिफीट करने आई हो? क्या तुम्हें नहीं पता वेंग जियान बिलोंग करता है मेरे स्टारलाइट सेंचुरी से? एम्परर क्लोन ने इतना ही बातें किया होता है तभी हम देखते हैं उसका क्लोन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर यह चीज देख के ला हुसैन और याजीफू बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फिर वो दोनों पीछे घूमते हुए बोलती हैं, क्या मास्टर आपने ऐसा किया? फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डेमन एम्परर उस डिवाइन नीडल से उस क्लोन के ऊपर अटैक किया होता है, इसके कारण वो क्लोन तबाह हो जाता है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि बोलता है कि मैंने 300 साल पहले स्टारलाइट सेंचुरी से डील नहीं किया था, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन आज मैंने उसका सारा भरपाई कर लिया है। फिर हम देखते हैं वही डिवाइन नीडल को जो कि उस क्लोन के साथ ही कहीं गायब हो जाता है। फिर तभी हम देखते हैं ब्लड एम्परर के पैलेस को जहाँ पर ब्लड एम्परर एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ होता है। फिर तभी ब्लड एम्परर बोलता है, फिर वो बोलता है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई मेरे क्लोन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये तो मेरे स्टारलाइन सेंचुरी के लिए एक चैलेंज है। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए अपने गार्ड को बुलाने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं ब्लड एम्परर को जिसके ऊपर वही डिवाइन नीडल आ गया होता है। इसको देखकर ब्लड एम्परर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है, यह डिवाइन नीडल तो मेरे क्लोन के साथ गायब हो गया था, लेकिन अभी ये यहाँ पर कैसे है? ब्लड एम्परर इतना ही सोच रहा होता है कि तभी वही डिवाइन नीडल उस पर अटैक कर देता है और उसको मार डालता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि उसको पता चल जाता है कि उसके डिवाइन नीडल्स ने ब्लड एम्परर के ऊपर अटैक कर दिया है और वो कुछ समय बाद तड़प तड़प के मर जाएगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं ब्लड एम्परर को जो कि धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर ये चीज देख के उसके जितने सारे लोग होते हैं वो ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं, मैजेस्टी आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ? उनमें से एक बंदा बोलता है कि जल्दी जाओ हमारे राज्य वैद्य को लेके आओ कि हमारे एम्परर को क्या हुआ वो देखें। फिर और एक बंदा भी बोलता है कि जाओ जल्दी जाओ, जितने सारे एम्परर है उनको इन्फॉर्म कर दो कि हमारे ब्लड एम्परर के साथ कुछ हो चुका है। फिर तभी हम देखते हैं फ्लेम एम्परर को जो कि इतने शोर शराबा सुनकर बोलते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, मुझे जल्दी बताओ। उनमें से एक नौकर बोलता है, आवर मैजेस्टी क्रिम्सन ब्लड एम्परर को अभी पता नहीं क्या हुआ, उनका एक डिवाइन नीडल आके लगा और तब से वो ऐसे पड़े हुए हैं यहाँ पर। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ ब्लड एम्परर को जो कि कुछ कहना चाहते हैं। फिर यह चीज देखकर फ्लेम एम्परर उसके पास आ जाते हैं। फिर ब्लड एम्परर बोलता है, फ्लेम स्टेज 2 की गैदरिंग रियाम रेड, इतना ही बोला होता है कि ब्लड एम्परर वहीं पर मर जाता है। फिर यह चीज सुनकर फ्लेम एम्परर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, क्या की गैदरिंग रियाम सेकेंड? फ्लेम एम्परर बोलता है, बोलिए रेड एम्परर क्या बात है, जल्दी बोलिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते हैं सही से। फिर वो उसकी नस को चेक करते हुए बोलता है, ये तो अब मर चुके हैं। फिर वो मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे ये देख के पता चल रहा है कि इनको कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई है, इनको इंटरनल इंजरी आई है। फिर यही चीज सोचते हुए फायर एम्परर वहां से जाने लगता है और वो मन में सोचता है कि ऐसा कौन है जो ब्लड एम्परर को इतनी दूर से इतना ज्यादा घायल कर दे, इसके कारण ब्लड एम्परर का सोल भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई साधारण कल्टीवेटर है जो कि हमारे ब्लड एम्परर वो कौन है और किस कारण से हमारे ब्लड एम्परर को मारा, मैं इसको कैसे पता करूं? सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं यूफन सिटी के जहाँ कर सारे लोग डेमन एम्परर के आगे झुक जाते हैं और वो सारे यही सोच रहे होते हैं कि इसने हमारे एम्परर का प्रोजेक्शन को सिर्फ एक ही मूव में डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऊपर से ये दो लड़की भी इसको अपना मास्टर मानते हैं, ये बंदा आखिर है कौन? फिर तभी हम देखते हैं लाओ यूसियान को जो कि बोलती है, मास्टर मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, फाइनली मैंने आपको देखने का सौभाग्य पाया है। फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कि यह आपका कॉन्शियसनेस है जो कि हमें बचाने के लिए यहाँ पर आया है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं यूजीफू को जो कि रोते हुए बोलती है, मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने सीक्रेट रियल्म ऑफ एंशिएंट सेलेस्टियल किंग को ढूंढ लिया है। मुझे पता है कि उसके अंदर एंशिएंट इमोर्टल एरे है जहाँ पर मैं आपको फिर से रिजरेक्ट कर सकती हूँ। मैं पूरी तरह से सज्ज हूँ कि आपको दोबारा लाइफ में लाने के लिए, इसके लिए मुझे अपना जान ही क्यों ना देना पड़े। फिर यह सुनकर डेमन
एम्परर बोलता है, मेरी प्यारी शिष्याओं, तुम बिल्कुल भी मत रो, ऐसे तुम बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं दिख रही हो। डेमन एम्परर की ये सारी बातें सुनकर उन दोनों में से पहले लाउ हुसैन बोलती है, फूफू क्या मैं सपना देख रही हूँ कि मास्टर ने कुछ अभी बोला। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं फूफू को, जो कि बोलती है कि मैंने 300 साल इंतजार किया मास्टर को देखने के लिए, आज वो दिन आ चुका है कि मैं मास्टर को इतने प्यास से देख रही हूँ। फिर यह बात सुनकर लाउ ज़ेन फूफू के कपड़े खींचते हुए बोलती है, तुम मुझे मारो, मुझे अभी लगता है कि मैं अभी ड्रीम देख रही हूँ, तुम जल्दी से मुझे मारो। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्पर हंसते हुए बोलता है, मेरी सिली गर्ल, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं एक एनर्जी हूँ जिसके अंदर की मेरा कॉन्शियसनेस है। फिर यह बात सुनकर लाउ ज़ेन रोते हुए बोलती है, मास्टर आप क्या रियल हैं, आप क्या रियल यहाँ पर हैं। फिर हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि हीरोइक स्टाइल से खड़े होते हुए बोलते हैं, हाँ मैं फिर से रिजरेक्ट हो चुका हूँ, अब मैं वापस आ चुका हूँ, अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर यह बात सुनकर लाउ ज़ेन फूफू को पकड़ते हुए बोलती है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे मास्टर लौट आए हैं, मुझे अभी भी लगता है कि मैं अभी भी ड्रीम में हूँ। फिर तभी डेमन एम्पर का सिस्टम डेमन एम्पर से बोलता है, आपने पहले शिष्यों को ढूंढ लिया है, इसी वजह से आपका कल्टीवेशन प्रीज इंक्रीज किया जा रहा है 10 वोल्ट का। फिर से सिस्टम बोलता है डेमन एम्परर से, आपने अपने सेकेंड डिसाइपल को भी ढूंढ लिया है, इस वजह से आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि आप अपने डिसाइपल का कल्टीवेशन बेस को 100 ईयर के कल्टीवेशन बेस की तरह बढ़ा सकते हैं। और एक बात, जो रिवार्ड होस्ट को दिया गया है सिर्फ वही होस्ट यूज कर सकता है, और जो रिवार्ड डिसाइपल के लिए दिया गया है वो सिर्फ डिसाइपल ही यूज कर सकते हैं अगर होस्ट। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि मन में सोचते हुए बोलता है, वाकई मेरा स्पिरिट एनर्जी तो 10 गुना बढ़ चुका है, अगर इसी तरह मैंने और भी बहुत सारे डिसाइपल को ढूंढ लिया, मुझे लगता है कि मेरा कल्टीवेशन स्पीड 100 गुना बढ़ सकता है। इसके लिए मुझे बहुत सारे डिसाइपल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? डेमन एम्परर सिस्टम को बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं अपने रिवार्ड तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन अपने डिसाइपल को वो रिवार्ड कैसे दूं? फिर सिस्टम बोलता है कि आप अपने डिसाइपल को छूकर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर यह सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, क्या मैं इसको इनडायरेक्टली छूकर इसको पास ऑन कर सकता हूँ इस रिवार्ड को? फिर सिस्टम बोलता है, यस आप ऐसा कर सकते हैं। फिर यह सुनकर डेमन एम्परर हंसते हुए बोलता है, क्या रियली ऐसा मैं कर सकता हूँ? यह बोल के वो अपना गॉड व्हिप को बाहर निकाल लेता है। फिर यह देखकर लाउ ज़ेन बोलती है कि ये तो गॉड व्हिप है जो कि हमारे मास्टर का था, वाकई मास्टर फिर से पुनर्जीवित हो चुके हैं, मुझे बिलीव ही नहीं होता। फिर डेमन एम्परर उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि तुम्हें 10-10 कोड़े पड़ेंगे, इस वजह से तुम इसको रेजिस्टेंस भी नहीं कर सकती। फिर डेमन एम्परर की इतनी ही बातें खत्म ही होती है कि वो दोनों घूम जाती हैं और बोलती हैं, मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप हमें पनिश कर सकते हैं यहाँ पर। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर उनको उस गॉड वेब से मारने लगता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं वाउजी फू को, जो कि उस गॉड वेब से मार खाते हुए उसकी ताकत बढ़ने लगती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं लाउ हुसैन को भी ऐसा ही लगता है कि उसकी ताकत बढ़ रही है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि मन में सोचते हुए बोलता है, अगर मैं वुफन सिटी में नहीं आता तो यहाँ पर ये दोनों रेड सन सेट के लीडर के हाथों मारे जाते। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं यूजीफू को, जो कि मार खाते हुए बोलती है, क्या मेरी कल्टीवेशन तो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है। फिर यूजीफू घूमते हुए बोलती है, मास्टर आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, हम आपके ये रिवार्ड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आपने अभी अभी ही रिजरेक्ट हुए हैं तो आप बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, फिर भी आप हमें ऐसा कैसे अपना कल्टीवेशन को इंक्रीज करने दे सकते हैं, आप अपनी पावर को फिर से ले जाइए। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम अपना चुपचाप अपना पनिशमेंट को लो और बिल्कुल भी मत घबराओ। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि उन दोनों को अच्छे तरीके से कूट देने के बाद बोलता है, तुम खड़ी हो जाओ। फिर वो दोनों ये बात सुनकर समझाते हुए बोलती हैं, थैंक यू मास्टर आपका इतने काइंडनेस दिखाने के लिए। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि बोलता है, मुझे अब जाकर मेरे और भी बहुत सारे डिसाइपल स्ट्रॉन्ग डिसाइपल को ढूंढना होगा, क्योंकि ये दोनों मेरे सपोर्ट कल्टीवेटर हैं, इसी वजह से मेरा ताकत थोड़ा कम है, इसी वजह से मैं जाकर और भी बहुत सारे डिसाइपल को ढूंढूंगा, इससे मेरा बहुत ताकत बढ़ जाएगा। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं वो तीनों एक होटल के अंदर बैठे हुए होते हैं। उनमें से लाउ ज़ेन बोलती है, मास्टर हम दोनों बहुत ज्यादा यूजलेस हैं, जब आप मर गए थे हमने आपके बॉडी को भी ठीक तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इस वजह से आप हम दोनों को ही पनिश कीजिए। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। फिर डेमन एम्परर मन में सोचते
सोचते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह 9 सेंचुरीज रिस्पॉन्सिबल होंगे मेरे सारे डिसाइपल को सेपरेट करने के लिए। इसके लिए इन सभी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि मैं अब वापस आ चुका हूँ। इस सभी को मैं एक के बाद एक देख लूंगा। फिर तभी लाउसेन बोलती है, मास्टर मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी कि टाइवाई अभी जोंगयान रीजन में है। फिर यह बात सुनकर यूजुफू लाउसेन के ऊपर गुस्सा होने लगती है। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है, क्या तुम्हें टाओबाओ के बारे में कुछ पता है? मैंने जब उसे 300 साल पहले देखा था वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी। मुझे लगता है उसके टैलेंट की वजह से वो अभी एम्परर रियाल्म को भी रीच कर चुकी होगी। फिर यह बात सुनकर यूजुफू दुखी होते हुए बोलती है, जब वो ब्रेक थ्रू करके हाफ एम्परर में प्रमोट हो गई थी उसके बाद उसने स्टारलाइट सेंचुरी से फाइट ली थी, और उसके पास उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं है कि अभी वो क्या कर रही है वन स्वान रीजन में। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि मन में सोच रहा होता है स्टारलाइट सेंचुरी फिर से। फिर वो यूजुफू से पूछता है कि तुम बताओ कि वो अभी कहाँ पर है। फिर यूजुफू बोलती है, मास्टर टाओबाय स्वाड मैनर में है, जो कि लोंगजियांग सिटी में मौजूद है। अगर हम वहां पर जाते हैं तो हमें टाओबाओ के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जहां पर वो उठ के जाते हुए बोलता है कि चलो सेटअप करो कि हमें अभी लाओजुआंग सिटी में जाना है। डेमन एम्परर की यह बारी बातें सुनकर वो दोनों भी हाँ में सिर हिलाती हैं, बोलते हैं यस मास्टर, हम तैयारी करते हैं लाओजुआंग सिटी में जाने के लिए। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं 3 दिन बाद का समय को, जहाँ पर डेमन एम्परर एक रूम में बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर तभी डेमन एम्परर अपने पावर को चेक करते हुए बोलता है, मैंने 3 डेज में 5 रियाल्म को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्लो है। फिर तभी हम देखते हैं यूजिफू को, जो कि डेमन एम्परर को देखते हुए बोलती है, हमारे मास्टर अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होते तो उनको एक रियाल्म को ब्रेक थ्रू करने के लिए उनको 3 साल का समय लगता, लेकिन हमारे मास्टर तो 3 दिन में ही 5 रियाल्म को भी रीच कर चुके हैं। फिर यूजिफू की ये सारी बातें सुनकर लाउसेन बोलती है, हाँ ऐसा होना ही है, क्योंकि हमारे मास्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो वो ऐसा कर सकते हैं। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, अब तो मैं सिर्फ एक ही बार ब्रेक थ्रू करूंगा तो मैं प्रोफाउंड रियल में रीच कर सकता हूँ, और मैं ये करने के बाद अपने बहुत सारे ट्रम्प कार्ड को भी अनलॉक कर सकता हूँ फ्यूचर में। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं वही बड़े से बोट को, जो कि लिवांग सिटी की तरफ जाने लगता है। फिर तभी नेक्स्ट डे का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर डेमन एम्परर लिवांग सिटी में पहुंच गया होता है और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जाकर एक वेटर को पैसे उछालते हुए बोलता है, अगर ये पैसे तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बताओ जो भी तुम जानते हो टाओबाओ स्वाड मैनर के बारे में। फिर यह बात सुनकर वो वेटर बोलता है, क्या आप वहाँ पर एक वाइन एक्सचेंज कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आए हैं? फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, वाइन एक्सचेंज? फिर वो वेटर अच्छे से बताने लगता है, टाओबाओ स्वाड मैनर की जो ओनर है वो एक सदमे में चली गई थी, इसकी वजह से वो डे बाय डे बहुत ही ज्यादा वीक बनते जा रही हैं। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने अपना कल्टीवेशन भी बंद कर दिया है, और वो जितने भी सारे उनके पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे वाइन खरीदने में लगाती हैं। इसके कारण वो वाइन पीते पीते वाइन की एडिक्टेड बन चुकी हैं, और इसी वजह से वो हर दिन बहुत सारी वाइन खरीदती हैं अपने पैसे से। सो इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर वाइन एक्सचेंज करने के लिए आते हैं कि उनको कुछ पैसे मिल जाएं। फिर वो वेटर और भी बहुत कुछ बताते हुए बोलता है, टावर स्वाट मैनर पे यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर आते हैं स्वाट टेक्निक को सीखने के लिए, लेकिन यह एक बहुत खतरनाक चीज़ है कि वहाँ पर जो उनकी ओनर है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती हैं। इस वजह से वहाँ के जितने भी सारे कल्टीवेटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं टाओबाओ की वजह से। फिर यह चीज सुनकर लाउसेन बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और वो नॉनसेंस टाओबैन बोल के वहां पर खड़ी हो जाती है। फिर यह चीज देखकर वो वेटर तो पूरी तरह से डर जाता है कि ये लड़की को अभी क्या हुआ। फिर यह चीज देखकर डेमन एम्परर बोलते हैं, यूसन तुम चुपचाप बैठ जाओ। फिर यह चीज सुनकर यूसन चुपचाप बैठते हुए बोलती है कि मास्टर मैं अपोलोजाइज करती हूँ कि मेरे इस तरह से रिएक्ट करने के लिए सडनली। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि टाओबा ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होगा उसको फिर से रिवाइव करने के लिए। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं टाओबाओ स्वाड मैनर को। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं वाइन एक्सचेंज करने के लिए। फिर तभी अंदर से एक बंदा बोलता है, तुम आओ और मुझे अपना वाइन को चेक करने दो कि तुम्हारे वाइन अच्छा है या फिर नहीं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपने साथ एक वाइन की बोतल लाया होता है और वो सीधा जाकर उस इंसान के आगे रख देता है। फिर ये चीज देख के वहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, इस बंदे ने जो बोतल लाया हुआ है उसका
उसका दाम तो बहुत ज्यादा है। अगर सिर्फ उस बोतल का दाम इतना ज्यादा है तो उसके अंदर जो वाइन है वो कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ये बंदा तो दिखने में एक यंग मैन की तरह दिख रहा है, चलो देखते हैं कि ये अपने वाइन को एक्सचेंज किस चीज से करता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं उसी बंदे को जो कि उस वाइन की बोतल को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उस वाइन को टेस्ट करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी डेमन एम्परर उस वाइन को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है तुम थोड़ी देर पेशेंस रखो। फिर ये चीज सुनकर वो आदमी बोलता है कि आप करना क्या चाहते हैं सर। फिर तभी डेमन एम्परर एक छोटे से कटोरे में उस वाइन को डालते हुए बोलता है ये वाइन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूबल है, तो इसी वजह से आप इसको सिर्फ एक ही कप ले सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी इंसान को जो कि बोलता है सिर्फ एक ही कप, ये तो बहुत ज्यादा कम है। फिर हम देखते हैं वैसी इंसान को जो कि वाइन को स्मेल करते हुए बोलता है इसका स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, काश मैं इसका सिर्फ एक ही जिप पी पाता। फिर तभी डेमन एम्परर उस आदमी से बोलता है क्या तुम मेरे मैसेज को अपनी ओनर तक पहुंचा सकते हो। फिर यह बात सुनकर वो बंदा भी बोलता है यस ऑफ कोर्स, मैं आपके बातों को उनके तक पहुंचा दूंगा, आपको क्या बताना है आप मुझे बता सकते हैं। फिर यह बात सुनकर डेमन एम्परर बोलता है तुम्हें फर्स्ट ये बोलना है ए ड्रंकन वुमन डज नॉट नाउ वेयर हर होम टाउन इज। सेकेंड तुम्हें एक पोएम सुनाना है ए बकेट ऑफ वाइन ए लॉन्ग सॉन्ग एंड ए स्वॉर्ड। फिर यह बात सुनकर वो इंसान बोलता है ठीक है मैं अपने बॉस को ये सब चीज बता दूंगा, आप वेट कीजिए मैं उनको ये वाइन दे के आता हूँ। फिर हम देखते हैं लाई हुसैन को जो कि डेमन एम्पर के साथ चिपकते हुए बोलती है मास्टर मुझे भी थोड़ा सा वाइन चाहिए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं फूफू को जो भी वही चीज बोल रही होती है। फिर ये चीज देख के डेमन एम्पर थोड़ा शर्माते हुए बोलता है अगर तुमने मुझे ऐसे ही पकड़ा रहा तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, लेकिन उन दोनों को तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि हमें मास्टर आप पनिश करेंगे। देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि टाबा मैंसन में वाइन एक्सचेंज करने के लिए गया हुआ होता है। फिर हम देखते हैं वो इंसान को जो कि वाइन को चेक कर रहा होता है कि कौन सा उसके बॉस के पास जाए और कौन सा नहीं, लेकिन डेमन एम्परर का वाइन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसी वजह से वो अपने बॉस को ये वाइन देने के लिए जा रहा होता है। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है तुम अगर जा रहे हो तो तुम मेरा ये दोनों मैसेज भी उनको दे देना। फिर ये चीज सुनकर वो बोलता है ये सर मैं आपका बातों को अपने बॉस तक पहुंचा दूंगा। अगर किसी को नहीं पता कि डेमन एम्परर ने टाओ वाई को कौन सा मैसेज भेजा है तो वो जाके मेरा 12 एपिसोड को देख लीजिए, उनको पता चल जाएगा कि वो दोनों मैसेज क्या हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं टाओ बाय स्वार्ड मैनर के अंदर एक लड़की अपने स्वार्ड का प्रैक्टिस कर रही होती है और दूसरी तरफ टाओ बाय लेट के वहाँ पर वाइन पी रही होती है। फिर तभी वो लड़की टाओ बा के पास आते हुए बोलती है मास्टर आप बहुत दिनों से ड्रिंकिंग कर रही हैं, अब आपको रुक जाना चाहिए। फिर यह बात सुनकर टाओ बाय बोलती है कि तुम मेरी बातें नहीं समझ पाओगे क्योंकि अभी तुम बहुत ज्यादा यंग हो। फिर वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से स्वाट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही हो, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा फॉल्स है कि जब तुम स्वाट को मूवमेंट कर रही हो तब उसके साथ ही तुम्हें मूवमेंट कर रहा होगा, जैसे कि वो स्वाट और तुम एक ही हो, इसके कारण तुम दोनों का ताकत मिलके एक हो जाएगा और तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली स्वॉर्डमैनशिप को अचीव कर लोगी और तब तुम अपने फुल पोटेंशियल स्वॉर्ड को यूज कर सकती हो। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं सैन को जो कि बोलती है मास्टर मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं क्योंकि आपके ग्रैंड मास्टर का डेथ एनिवर्सरी अभी कमिंग सून आने वाला है। फिर ये बातें सुनकर टाओ बाय और भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है तुम अभी जाओ और रेस्ट लो, हम कुछ देर बाद फिर से कंटिन्यूस करेंगे तुम्हारे प्रैक्टिस को, मेरा वाइन का बोतल अभी आने ही वाला होगा। फिर तभी सैन बोलती है यस मास्टर, ये बोल के वो वहां से जाने ही लगती है, लेकिन तभी फिर से हम देखते हैं वो इंसान को जो कि टाओ बाय के पास आ गया होता है और वो बोलता है बॉस ये लीजिए आपका वाइन, ये वाइन वाकई ही बहुत ज्यादा डिलीशियस है क्योंकि इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा है। फिर ये चीज देखकर टाओ बाय बोलती है बस इतना ही वाइन तुम मेरे लिए लेके आए हो। फिर ये चीज बोल के वो उसके पास चली जाती है। फिर ये चीज देख के वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं टाओ बाय को जो कि उस वाइन को पकड़ते हुए बोलती है ये तो सिलेस्टियल वाइन है। फिर वो बोलती है आखिरकार मैं इसको पीने के बाद फिर से अपने मास्टर को देख पाऊंगी, मास्टर आपकी डिसाइपल आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं, आप जल्दी से लौट आइए। फिर वो वाइन को पी जाने के बाद बोलती है कि ये तुमने कहाँ से लाया और इसको किसने लेके यहाँ पर आया है। फिर ये बात सुनकर वो आदमी बोलता है कि बॉस मुझे लगता है कि वो कोई बड़े फैमिली से आया हुआ है और वो 7 डेज ऑफ की गैदरिंग रियल में है अभी। फिर वो बोलता है कि आपको वो वंग मैन ने आपको एक मैसेज पहुंचाने के लिए मुझे बोला है। फिर ये बात सुनकर टाओ बाय बोलती है कि उसने क्या कहा है तुम मुझे बता सकते हो। फिर वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि उसने पहला लाइन बोला था ए ड्रंकन वुमन डज नॉट नाउ वेयर हर
होम टाउन इज। फिर ये सुनने के बाद तावा के हाथ से वो वाइन का कप गिर जाता है और वो मन में सोचते हुए बोलती है इसको तो मेरे। फिर वो आदमी को पकड़ते हुए बोलती है बताओ मुझे कि सेकंड लाइन क्या है। फिर वो आदमी थोड़ा घबराते हुए बोलता है सेकंड लाइन है ए बॉकेट ऑफ द वाइन ए लॉन्ग सॉन्ग ए लॉन्ग स्वॉर्ड। फिर यह बातें सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि बताओ मुझे वो कहाँ है। फिर हम देखते हैं वो बंदे को जो कि टावा के इस तरह के रूप देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है वो अभी भी बाहर हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं इसी मेंशन के अंदर। फिर ये बात सुनते ही टावा वहां से उड़ जाती है बाहर की तरफ। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं वो इस इंसान को जो कि अपने सिर को खुजाते हुए बोलता है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि वह अभी यहाँ से उड़ क्यों गई। फिर तभी हम देखते हैं यूजीफू को जो कि टावा का आते हुए देख लेती है और मास्टर से बोलती है कि मास्टर टावा यहाँ पर आ रही है। फिर डेमन एम्परर बोलता है तुम बिल्कुल भी शांत रहना और ये बिल्कुल भी रिवील मत करना कि हम तीनों कौन हैं। फिर यह चीज़ सुनकर ला यूसेन भी बोलती है यस मास्टर, हम बिल्कुल भी ये पता नहीं चलने देंगे कि हम कौन हैं। फिर तभी टाओ बाय उन तीनों के सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम तीनों में से कौन है जो कि मेरे लिए वो वाइन लेके आया था। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है यस ये मैं हूँ। फिर डेमन एम्परर मन में सोचते हुए बोलता है ये तो मेरी फोर्थ डिसाइबल है। अभी इसको देख के पता चल रहा है कि ये बिल्कुल भी डल हो चुकी है और इसके स्वाड में वो ताकत नहीं है जो पहले थी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब आ चुका हूँ और मैं इसको जानता हूँ कि इसकी ताकत किस तरह से बढ़ानी है। फिर तभी हम देखते हैं टाओबाय को जो कि डेमन एम्परर के पास आते हुए बोलती है क्या वो तुम ही हो जिसने कि मुझे वो मैसेज दिया था। फिर डेमन एम्परर बोलता है हाँ वो मैं ही हूँ जिसने तुमको मैसेज भेजा था। फिर हम देखते हैं टाओबाय को जो कि गहरी सांस लेते हुए पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम वो पोएम कैसे जानते हो। फिर वो यह बोल के अपने स्वॉर्ड व्हील को रिलीज करने लगती है। फिर यह चीज देख के डेमन एम्पर हंसते हुए बोलता है अगर तुम्हें वो वाइनी और भी ज्यादा चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं टाओबाय को जो कि मन में सोचते हुए बोलती है कि ये तीनों मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। फिर टाओबाय बोलती है कि तुम तीनों कौन हो मुझे बताओ। फिर यह चीज सुनकर डेमन एम्परर आगे आते हुए बोलता है कि हम तो ये चीज बता देंगे कि हम कौन है, लेकिन उससे पहले तुम अपने वादे को कंप्लीट कर लो एक्सचेंज करने का। फिर यह बातें सुनकर टाओबाय बोलती है फाइन, मैं तुम्हारे वाइन से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ तो बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर थोड़ा सा सीरियस लुक देते हुए बोलता है मैं भी एक स्वार कल्टीवेटर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लड़ो क्योंकि मेरा रियाल बहुत ज्यादा कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर मैं फिर भी तुमसे लड़ना चाहता हूँ। इस मैच से इसका आखिरी नतीजा कोई भी हो मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी तुमसे मैच करना चाहता हूँ। फिर ये चीज सुनकर टाओबाय बोलती है ओके ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हें वादा किया है तो मैं इसको निभाऊंगी जरूर। फिर टाओबाय बोलती है मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे सकती, तो इसी वजह से तुम अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ मुझ पर अटैक करो। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि मन में खुश होते हुए बोलता है कि मेरा कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा लो है तो इसी वजह से मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से टीच कर सकता हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं ला हुसैन और यूजीफू को जो कि आपस में चिपकते हुए बोलते हैं मास्टर आप जल्दी से इसको खत्म कीजिए। देखते हैं टाओबाय को जो अपने स्वार्ड व्हील को रिलीज करने लगती है। फिर वो बोलती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुम्हें देने के लिए, सो इसी वजह से तू अपना बेस्ट टेक्निक मेरे ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने 2 राउंड भी टिक सकोगे क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा कम है। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर उसकी तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं टाओबाय मन में सोचते हुए बोलती है ये लड़का तो इतना ज्यादा लल्ला है कि ये तो मुझसे राइट साइड से अटैक कर रहा है और मैं इसको देख पा रही हूँ। फिर वो डेमन एम्परर के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है ये तो बहुत ज्यादा खराब है, इससे तो मैं सिर्फ इसको 1 मूव में ही हरा दूंगी। फिर यह सोचकर टाओबाय उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वहां पर डेमन एम्परर नहीं होता। फिर वो मन में बोलती है कि वो लड़का कहाँ गया। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर टाओबाय के पीछे आ जाया होता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं टाओबाय को जो भी कम नहीं होती वो भी अपने स्वार्ड से उसका अटैक को रोक लेती है। फिर डेमन एम्परर पीछे हटते हुए बोलता है तुम बहुत अच्छी तरीके से अपने स्वार्ड को स्विंग कर रही हो, इसी वजह से तुमने मेरे अटैक को रोक लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। फिर तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्वार्ड स्लैश उसके तरफ आने लगते हैं। फिर ये चीज देख के टाओबाय बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि मैंने उसका अटैक को देख भी नहीं पाया। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर का अटैक टाओबाय के ऊपर लग जाता है और इस कारण से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर तभी हम देखते हैं टाओबाय को जो कि उस अटैक से बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और तभी डेमन एम्परर उसको देखते हुए बोलता है तुम अपने एनिमी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसे किया तो तुम यहाँ पर जैसे मार खा रही हो वैसे ही बैटलफील्ड में अब तक तुम मर चुकी होती।
फिर यह चीज़ सुनकर यूजुफू बोलती है मैंने एक्सपेक्ट ही किया था कि वो फर्स्ट राउंड हार जाएगी हमारे मास्टर से। फिर ला हुसैन भी बोलती है हाँ मुझे पता था कि वो अपना कोई भी स्वाट टेक्निक को यहाँ पर यूज़ नहीं करेगी, सो इसी वजह से वो वहाँ पर हार चुकी है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं टाओबा को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बोलती है तुमने सही कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही थी, चलो फिर से शुरू करते हैं। फिर टाओबाई अपने टेक्निक को यूज़ करते हुए मन में सोचते हुए बोलती है कि मैंने इस लड़की को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन मैं इस राउंड में बिल्कुल भी नहीं हार सकती। फिर ये चीज़ बोल के वो अपना डिवाइन स्ट्रोक को यूज़ करने लगती है। फिर हमें पता चलता है उस टेक्निक का नाम है लोटस स्वार्ड सेकेंड मूव। फिर ये चीज़ देख के यूजुफू बोलती है ये तो टाओबाई का सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जिसको कि लोटस स्वार्ड टेक्निक बोलते हैं। फिर हम देखते हैं टाओबाई को जो कि अपना और एक क्लोन बनाते हुए डेमन एम्परर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि हंसते हुए बोलता है कि तुम इतनी छोटी मोटी टेक्निक से क्या तुम्हें मुझे हराने के लिए आई हो। फिर ये चीज बोल के वो एक स्लैश मारता है सीधा। इसी कारण से टाओबाई का टेक्निक वहीं पर ब्रेक हो जाता है और टाओबाई पीछे जाके गिरती है। फिर डेमन एम्परर बोलता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन तो मेरे कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम जिसे पिट रही हो ऐसे लगता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन मेरे कल्टीवेशन के बराबर है। फिर यह चीज सुनकर वो और भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो लोटस स्वार्ड टेक्निक थर्ड फॉर्म को यूज करने लगती है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि अपने टेक्निक से उसके टेक्निक को पूरी तरह से तबाह कर देता है और इसके कारण उसका स्वार्ड दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं टाओबाई को जो कि डेमन एम्परर के सामने बैठी हुई होती है और मन में सोच रही होती है कि जब मुझे इसने पहली बार हराया था मुझे लगा था कि उसने एक्सीडेंटली ऐसा कर दिया होगा, लेकिन जब उसने सेकंड बार हराया मुझे लगा कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन अब मैं थर्ड बार भी हार चुकी हूँ, अब तो मुझे डाउट है कि ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो डेमन एम्पर को देखते हुए शर्माते हुए सोचती है ये इंसान मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, जैसे लगता है कि ये मेरे सारे मूव को जानता है पहले से ही। फिर टाओबाई बोलती है कि बताओ कि तुम कौन हो। फिर ये बात सुनकर डेमन एम्पर बोलता है कि मैं कौन हूँ। फिर तभी हम देखते हैं यूजी फू को जो कि उन दोनों के मैच के बीच में आते हुए बोलती है कि मास्टर आप रुकिए। फिर यह बोल के वो एक एरे फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देती है। फिर इतने अचानक इतने बड़े एरे फॉर्मेशन को देखते हुए टाओबाई मन में सोचते हुए बोलती है कि डैम इट, इस लड़की ने इतने बड़े एरे फॉर्मेशन को कब बिछा दिया मुझे पता भी नहीं चला। फिर हम देखते हैं कि टाओबाई को जो कि अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस एरे फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टाओबाई ये महसूस करती है कि उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत जल्दी से ड्रॉप हो रहा है। फिर हम देखते हैं टाओबाई को वो जो कि बहुत जोर से चिल्ला रही होती है, बोलती है ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, कोई कैसे अपना एरे फॉर्मेशन से ऐसा कर सकता है, क्या ये दुनिया में ये भी करना पॉसिबल है। हम देखते हैं वही बड़े से एरे फॉर्मेशन को जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल के टाओबाई के चारों तरफ लिपट जाती हैं। फिर इसी कारण से टाओबाई हिल नहीं पाती। फिर वो मन में सोचते हुए बोलती है इन तीनों ने मिलके मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया है। पहले मुझे उन्होंने वाइन दिया, फिर मुझे वो दो पोएट्री सुनाई जिसके कारण मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, और फिर मेरे कल्टीवेशन को इन्होंने सरप्रेस कर दिया। फिर फाइनली अपना स्पिरिट फॉरबिडन एरे को स्टार्ट कर दिया, इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सैन को जो कि अपने मास्टर को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन टाओबाई बोलती है तुम दूर ही रहो, तुम इसके अंदर मत आओ। लेकिन टाओबाई उसकी बातें नहीं सुनती और उसको बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी सैन डेमन एम्पर को देख के वहीं पर रुक जाती है। फिर यह चीज़ देखकर हमारी टाओबाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर वो अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए उस एरे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डेमन एम्पर हंसते हुए बोलता है क्या तुम वाकई ट्राई कर रही हो अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है कि तुम ऐसा कर पाओ। फिर डेमन एम्परर बोलता है कि तुम दोनों ही यूजलेस हो, सो इसी वजह से तुम यहाँ पर आज मारी जाओगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाओबाई को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे कल्टीवेशन को लॉक कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि मेरा कल्टीवेशन लो है तो मैं तुम्हें हरा नहीं सकती। फिर वो अपने स्पिरिचुअल पावर से डेमन एम्पर की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन डेमन एम्पर भी अपने स्पिरिचुअल पावर से उसके अटैक को रोकने लगता है। फिर ये चीज़ देख के ला हुसैन बोलती है फू ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे यह देख के ऐसा फीलिंग हो रहा है कि यहाँ पर लाइफ और डेथ की मैच चल रहा है। फिर यह चीज़ सुनकर फू बोलती है तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
और हम बस यहाँ पर खड़े होते हुए देख सकते हैं क्योंकि हमारे मास्टर ने हमें कहा है कि तुम बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना और एक भी मूव मत चलना। सो इसी वजह से हमें अपने मास्टर के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि बहुत स्पीड से आकर टाओ बाय के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन टाओ बाय भी डेमन एम्परर के अटैक को रोकने लगती है। लेकिन तभी डेमन एम्परर अपने दूसरे हाथ से टाओ बाय के ऊपर एक अटैक करते हैं। इसके कारण टाओ बाय लुढ़कते हुए पीछे जाकर गिरती है। फिर टाओ बाय उठते हुए मन में सोच रही होती है कि यह बंदा हर बार कैसे मेरे डिफेंस को इतनी इजीली ब्रेक कर रहा है। फिर डेमन एम्परर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम वाकई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो? तुम तो अपने लोगों को भी ठीक से प्रोटेक्ट कर नहीं पा रही हो, तो तुम्हें क्या राइट है यहाँ पर रहने का? तुम जाओ और तुम कहीं पर स्लम एरिया में जाकर रहो तुम्हारे मास्टर के साथ। फिर ये चीज बोलते हुए डेमन एम्परर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। फिर ये चीज देखकर टाओ बाय बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, क्या कहा तुमने? मेरे बेइज्जती की मैंने सह गया, लेकिन तुमने मेरी मास्टर की बेइज्जती कैसे कर दी? फिर वो अपनी पूरी ताकत से एक टेक्निक का यूज करते हुए डेमन एम्परर के ऊपर स्लैश कर देती है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि उसके अटैक से बाल बाल बच जाता है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि बोलता है कि ये बहुत क्लोज था, अगर मैं यहाँ से नहीं हटता तो मेरा तो चिथड़े ही उड़ जाते। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाओ बाय को जो कि बोलती है, तुमने मेरा इंसल्ट किया, कोई बात नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के इंसल्ट करने के लिए? इस वजह से तुम आज यहीं पर मरे जाओगे। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि खुश होते हुए मन में सोच रहा होता है, अभी टाओ बाय को देखते हुए पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से तैयार है मेरी न्यू स्वाट टेक्निक को सीखने के लिए। चलो तो फिर शुरू करते हैं इसके लास्ट स्टेज को। अगर इसने इसको ठीक से कल्टीवेट कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर के सिस्टम को जो कि डेमन एम्परर को बोलता है, आपने अपना थर्ड डिसाइपल को भी ढूंढ लिया है, सो आपको रिवार्ड के तरफ से आपको क्वान स्वान स्वाड इंटेन को दिया जा रहा है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो हंसते हुए बोलता है कि अब टाइम आ चुका है कि टाओ बाओ को एक शॉर्ट इंटेंट दिया जाए। फिर डेमन एम्परर यह बोलकर अब आसमान में उस शॉर्ट इंटेंट को छोड़ देता है। इसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा बादल आ जाते हैं। फिर यह चीज देख के टाओ बाओ बोलती है कि ये आसमान में क्या हो रहा है, ऐसा क्या अटैक है जो कि इस आसमान को भी घेर रहा है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे एल्डर को जो कि आसमान में खड़े हुए होते हैं और वो टाई बाय स्वार्ड मैनर को देख रहे होते हैं और उसमें से कोई बोलता है, यहाँ पर एक कोई रेयर ट्रेजर अपीयर हुआ है। फिर दूसरा एल्डर भी बोलते हैं, हाँ ऐसा जरूर है क्योंकि उसको देख के ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर तीसरा एल्डर भी बोलता है कि चलो चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। ऐसी चीजें 100 साल में सिर्फ एक ही बार होती हैं, तो चलो हम इसको मिस नहीं कर सकते। ये बोल के वो वहां पर जाने लगते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं टाओबा की तरफ, जहां पर वही 60 इंटर्न उसकी तरफ आने लगता है। फिर यह चीज देखकर टाओबा को कुछ समझ में नहीं आता और वह वहीं पर फ्री हो जाती है। फिर हम देखते हैं वही अटैक टाओबा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। फिर यह चीज देखकर टाओबा की डिसाइपल रोने लगती है क्योंकि उसको यूजीफू और लाई उसे ने पकड़ा हुआ होता है। फिर यह चीज देख के टाओ बाय बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मर सकती क्योंकि मेरी डिसाइपल को मेरी बहुत ज्यादा नीड है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं सैन को जो कि यूजीफू पकड़ी हुई होती है और उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। फिर दूसरा हम देखते हैं सैन को जो कि चिल्लाते हुए सिर्फ अपने मास्टर का नाम ही ले रही होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि टाओ बाय के ऊपर वो 60 इंटर्न लग जाता है और वहां पर चारों तरफ धुआं हो जाता है। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे क्या टाओ बाय उस 60 इंटर्न को कंज्यूम कर पाती है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।